अनम्यूट दबाइए, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज। साक्षी मैम प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Sakshi ma'am, please unmute yourself. Very good morning to everyone. मैं आपका सबका स्वागत करती हूँ हमारे आज के वेबिनार में जो हमने ऑर्गेनाइज किया है ईशान आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर ने इन एसोसिएशन विद 10 न्यूज़ नेटवर्क के साथ। तो आज का हमारा वेबिनार है ऑन द टॉपिक मेंटेनिंग हेल्दी लाइफस्टाइल एंड बूस्टिंग इम्यूनिटी, आयुर्वेदिक अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे पैनल में हमारे एक्सपर्ट्स जो कि आयुर्वेदिक फील्ड से हैं, और हमारे की स्पीकर डॉक्टर वीपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, और इसमें हमारे एलोपैथिक डॉक्टर्स हमारे साथ हैं हमारे पैनल में। तो मैं उन सबका स्वागत करती हूँ और अपने व्यूअर्स का भी मैं आज स्वागत करती हूँ हमारे इस शो में। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मैं आपको ये बताना चाहूंगी पहले कि हमने जो ये ऑर्गेनाइज किया है, मैं पहले ईशान आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट का अपने चेयरमैन डॉक्टर डीके गर्ग सर का भी इसमें थैंक यू करना चाहूंगी। तो इसमें मैं ये भी बताना चाहूंगी जो हमारा हॉस्पिटल है ग्रेटर नोएडा में है और ये 60 बेडेड है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से एफिलिएटेड है और सीजीएचएस के पैनल में है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो मैं थैंक यू करना चाहूंगी सबका जो हमारे साथ जुड़े आज के पैनलिस्ट में। हमारे की स्पीकर जी डॉक्टर वीपी सिंह सर जी, मैं आपका स्वागत करूंगी आज, और अपने बाकी पैनलिस्ट का। तो प्लीज मैं चाहूंगी कि जो भी हमारे पैनलिस्ट हैं, हमारे की स्पीकर हैं, वो प्लीज अपना इंट्रोडक्शन जो है एक ब्रीफ में हमारे व्यूअर्स को दें। तो मैं पहले डॉक्टर वीपी सिंह सर जी आपसे कहना चाहूंगी, प्लीज अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दें हमारे व्यूअर्स को। मैं एक सर्जन हूँ जिसने कि एमएस किया है एलएलएम मेडिकल कॉलेज मेरठ से, और मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल में काम। जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? तो कैलाश हॉस्पिटल, मेट्रो हॉस्पिटल, शारदा काम किया है। जी जी सर। मैं सर के बारे में एक और बात बताना चाहूंगी कि सर जो है वो सर्जन है, लेप्रोस्कोपिक सर्जन है, हमारे साथ जुड़े हैं आज हमारे वेबिनार में। और मैं सर के लिए ये भी बताना चाहूंगी कि सर सोशल एक्टिविस्ट भी है। सर को राजकुमारी अमृत कौर नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस भी मिला है। सर मैं आपका थैंक यू करूंगी कि आज हमारे साथ आप जुड़े। और हम चलेंगे हमारा इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारे जो पैनलिस्ट के डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे जी जी सर, जो हमारे डॉक्टर्स जुड़े हैं, मैं पहले अपने डॉक्टर आयुर्वेदा एक्सपर्ट डॉक्टर प्राची का स्वागत करूंगी, और मैं उनसे कहूंगी कि प्लीज अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दे मैम। मैम, ओवर टू यू डॉक्टर प्राची। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर प्राची मिश्रा, एमडी आयुर्वेदा। मेरी यूजी जो है वो भारतीय विद्यापीठ पुणे से है और मेरी पीजी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर से है। रिसेंटली मैं ईशान के साथ वर्किंग हूँ दिसंबर 2018 से। थैंक यू। जी जी, थैंक यू मैम। मैं अब रिक्वेस्ट करूंगी अपने नेक्स्ट डॉक्टर से, डॉक्टर स्निग्धा अग्रवाल जो हमारे साथ जुड़ी हैं। मैम प्लीज आप भी अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। Good morning, everyone. I am Dr. Snigdha Agarwal. I've done MBBS from Sharda University. Currently, I'm working with UP State Government. थैंक यू मैम, स्निग्धा मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे नेक्स्ट आयुर्वेदा एक्सपर्ट है डॉक्टर निकिता शर्मा। मैम प्लीज आप भी अपना इंट्रोडक्शन देके हमारे व्यूअर्स को बताएं। थैंक यू साक्षी मैम। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। मैंने अपना माइसेल्फ डॉक्टर निकिता शर्मा और मैंने अपना यूजी किया है फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एंड आई हैव डन माय एमडी from the All India Institute of Ayurveda, New Delhi, and presently I am working as an assistant professor in Ishan Ayurved Medical College. Thank you. आज हमारे साथ पैनल में एक और मैम हमारे साथ जुड़े हैं, रमीता मैम। मैम प्लीज आप भी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और हमारे व्यूअर्स को बताइए। रमीता मैम, ओवर टू यू।
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, रमिता मैम। रमिता मैम, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं बताना चाहूंगी रमिता मैम के बारे में, शायद उनसे संपर्क हमारा हो नहीं पा रहा है, उनकी आवाज थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं बताना चाहूंगी जो रमिता मैम है, मैम काउंसलर है, लाइफ कोच है, जो हमारे साथ जुड़ी है आज। तो हम आगे बढ़ेंगे, अपने शो को स्टार्ट करेंगे, अपने वेबिनार को आगे बढ़ेंगे। इसमें हम बताना चाहेंगे कि हमारे जो की स्पीकर हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर वीपी सिंह जी, जो हमारे की स्पीकर हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, वीपी सिंह सर जी, आप हमें जो सुन पा रहे हैं? डॉक्टर वीपी सिंह जी सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो आज का दौर चल रहा है, पैंडेमिक जो आया है हमारे ग्लोबली, जो पैंडेमिक है कोविड-19, जिससे सब लोग बहुत परेशान हैं, तो सर प्लीज आप इसके बारे में थोड़ा हमें एक ब्रीफ में बताएंगे कि क्या है ये कोरोना वायरस, कहाँ से आया और क्या इसका इसकी क्या ओरिजिन है, इससे क्या मोर्टेलिटी रेट है, और सर क्या बोलना चाहेंगे आप इसके बारे में? इसका थोड़ा सा हमें ब्रीफ हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए, एक थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसके बारे में। सर, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर, वीपी सिंह सर, मेरे को आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, बताइए सर। सर, आपने मेरा क्वेश्चन आ रही है मेरी? जी सर, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आपने मेरा क्वेश्चन सुन लिया। हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि सर ये जो पैंडेमिक है, जो कोविड-19 जिसे हम कहते हैं, ये क्या है सर, कहाँ से आया और ये क्या इसका मोर्टेलिटी रेट होगा? सर, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइए। हाँ, मैं वही बतला रहा था कि ये चाइना से आया है और ये आरएनए वायरस है और इसकी जो मोर्टिलिटी है वो करीब 3% है, जबकि ये देखने में आया है कि अभी तक मोर्टिलिटी इसकी सबसे कम हमारे ही देश में देखी जा रही है। बाकी यूरोप में और अमेरिका में इसकी मोर्टिलिटी बहुत ज्यादा रही है। जी सर। सर, इसके बारे में हमें थोड़ा सा और इलाबोरेट करके बताइए कि ये कोविड से जो सब लोग डर रहे हैं, ये सर क्या इसका प्रोग्नोसिस है, क्या इसका मींस इसका मोर्टेलिटी रेट क्या ज्यादा है हमारे इंडिया में? ये कैसे हम इसका मींस इसके बारे में सर कुछ हमें थोड़ा और ब्रीफ करिए इसके बारे में। देखिए, ये एक वायरस है और वायरल डिजीज का एज सच कोई इलाज नहीं होता है, या तो इसके लिए वैक्सीनेशन हो या एंटीवायरल ड्रग्स हो। तो अभी इस पर्टिकुलर वायरस के लिए ये दोनों ही चीजें नहीं है और इसका रेट ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है। इससे 1-3 इस तरीके से चलता है, एक आदमी 3 आदमी को इन्फेक्ट कर सकता है, फिर वो आगे फर्दर और को कर सकता है, तो बहुत तेजी से स्प्रेड कर जाता है। और स्प्रेड क्योंकि इसका बहुत फास्ट है, इन्फेक्टिव रेट बहुत ज्यादा है, इसीलिए इससे डरने की बात है। और डरने की बात बिल्कुल आवश्यक है, डरना चाहिए। डरेंगे तभी आप उसके प्रिकॉशंस लेंगे। तो इससे सबसे अच्छा जो तरीका है इससे इलाज का, वो है इससे बचाव कीजिए, क्योंकि एज सच इसका इलाज अभी नहीं बना है। इसके लिए जो भी इलाज देते हैं वो हम सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। अगर बुखार है बुखार का दे देंगे, खांसी है तो खांसी की दवाई दे देंगे, लेकिन एज सच इस वायरस की अभी दवाई नहीं है। जी बिल्कुल सर, सब बहुत ही ज्यादा स्कैर्ड है इस वायरस से, ये कहाँ से आया। सर, इसके बारे में बताने के लिए बहुत थैंक यू। अब हम बात करेंगे इसके प्रिवेंशन के बारे में, इसके क्या क्या बैरियर्स हैं। तो इसके लिए हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट डॉक्टर स्निग्धा अग्रवाल से। मैम, इसके बारे में प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए कि इसका क्या बैरियर्स है, क्या इसका प्रिवेंशन है, क्या इसके फिजिकल बैरियर्स हैं। मैम, इसके बारे में बताइए। देखिए, ये कोरोना वायरस जो होता है ये मेनली खांसने, छींकने और सांस छोड़ने वाली बूंदों से होता है, वो भी जो इन्फेक्शन वाले व्यक्ति के संपर्क में आते हैं या फिर इन्फेक्शन वाली चीजें छूने, जैसे डोर के हैंडल या लिफ्ट के बटन छूने से भी इन्फेक्शन हो सकता है। एंड इट इज 100% इन्फेक्शियस। कोई भी अगर इसके संपर्क में आया है तो 90% लोगों को तो इन्फेक्शन होगा, 5% उसमें मॉडरेट जाते हैं एंड 5% सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए सामाजिक दूरी बनाना जरूरी है, जिसे हम आजकल सोशल डिस्टेंसिंग बोल रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मॉल्स, थिएटर्स इसीलिए सब बंद कर दिए हैं, इसीलिए लॉकडाउन भी बहुत जरूरी है। इसके लिए बैरियर्स हमारे पास एक ही हैं कि मास्क पहनिए, मास्क का इस्तेमाल जितना हो सके करिए। अगर आप बाहर जा रहे हैं
और तो अपने हैंड सैनिटाइजर्स रखिए अपने पॉकेट में, और बार बार हैंड सैनिटाइजर से अगर आप कुछ भी टच करते हैं तो अपने हाथ सैनिटाइज कीजिए। इसके अलावा घर पर ही रहिए, ज्यादा से ज्यादा घर से ही काम कीजिए, बाहर जाने की जरूरत पड़े तो ही जाइए। एंड हॉटस्पॉट एरियाज आप देख के रख सकते हैं जहां पर ज्यादा आजकल केसेस आ रहे हैं, तो बस वहां नहीं जाना है, और बाकी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है। दैट्स ऑल। जी जी, थैंक यू डॉक्टर स्निग्धा। अब हम जानेंगे, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी अपने व्यूअर्स को कि हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आप कोई भी मेडिकल हेल्प आपको चाहिए हो या फिर आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछना हो हमारे एक्सपर्ट से, तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी हमारा मेडिकल हेल्पलाइन नंबर क्या है। 8448797705 ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आप इस पे कोई भी क्वेश्चन हमारे लाइव पूछ सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को, हमारे आयुर्वेदा एक्सपर्ट्स को, हमारे एलोपैथिक एक्सपर्ट्स को। तो प्लीज आप इस नंबर पे कॉल करें और मैं आपके क्वेश्चंस लूंगी और अपने एक्सपर्ट से इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट जो हमारे साथ जुड़े हैं हमारे पैनल में हमारे आयुर्वेदा एक्सपर्ट डॉक्टर निकिता। तो डॉक्टर निकिता से हम जानेंगे कि लाइफस्टाइल के बारे में, गुड फूड हैबिट्स क्या है, हमें घर पे रह के क्या क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स क्या हैं, तो ये हम जानेंगे डॉक्टर निकिता से। Thank you, Sakshi ma'am. Yes, no doubt, healthy lifestyle majorly depends upon the healthy and the correct diet. Right. It is also said that if the diet is not proper, then there is no use of medicine, and if the diet is not proper, then medicine will be of no use. आयुर्वेद में भी जो डाइट कॉन्सेप्ट है उसको बहुत इलेबोरेटिवली डिस्क्राइब किया है। जितने भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, रेंजिंग क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या नहीं खाना चाहिए, इसको बहुत माइन्यूटली एंड साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया है। राइट। आयुर्वेद में इन सभी बातों के लिए जो डिसाइसिव फैक्टर रिस्पॉन्सिबल माना गया है वो है अग्नि, या जिसको हम कह सकते हैं डाइजेस्टिव फायर। तो अब सबसे पहली बात कि हमें क्या खाना चाहिए। राइट। तो आयुर्वेद में बोला गया है कि वन शुड ईट ओनली एंड ओनली व्हेन, क्या कब खाना चाहिए, एक्चुअली आई एम टेलिंग दैट। तो ये बताया गया है कि वन शुड ईट ओनली एंड ओनली व्हेन ही फील्स हंग्री, जब उसे भूख लगे उसे तभी ही खाना चाहिए। अब दूसरा, कितना खाना चाहिए, दैट ऑल्सो योर स्टमक विल टेल। योर स्टमक विल टेल कि आपको इतना खाना है, योर एपेटाइट विल टेल। ऐसा नहीं है कि आपको फोर्सफुली खाना है, क्योंकि अगर आप फोर्सफुली खाएंगे तो दैट विल नॉट बी डाइजेस्टेड प्रॉपर्ली, और इफ इट्स नॉट डाइजेस्टेड प्रॉपर्ली देन इट विल लीड इनटू मेनी प्रॉब्लम्स। अब आयुर्वेद में प्रॉपर कुकिंग ऑफ मील के बारे में भी बहुत इलेबोरेटली बताया गया, और मैं यहाँ पर कुछ ब्लेंडर कुकिंग टेक्निक्स आपको हाईलाइट करना चाहूंगी। जैसे सबसे ज्यादा रिपीटेड रीहीटिंग ऑफ द कुकिंग ऑयल एंड रिपीटेड रीहीटिंग ऑफ द मील। सुबह का खाना रात में गर्म करके खाना, या रात का खाना सुबह में गर्म करके खाना, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। वन शुड ऑलवेज हैव फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड। स्टील फूड शुड बी कम्प्लीटली अवॉइडेड। राइट। दूसरा, कोई भी खाना बनाते वक्त हम क्या करते हैं, हम दही को या दूध को या मलाई को डालते हैं गर्म करके। जैसे कि बहुत सारी पनीर रेसिपीज है उसमें हम यही करते हैं। तो नो डाउट इससे खाने का थोड़ा डिलीशियस होता है, थोड़ा टेम्पटिंग होता है, बट ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है एंड इट इज़ द मेन रीजन ऑफ द स्किन डिसऑर्डर्स। इसके अलावा जैसे हनी को गर्म करके खाना, या हनी को, जैसे कि बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ है, हनी चिली पनीर या फिर हनी चिली पोटैटोज, उसमें क्या करते हैं, हम हनी को गर्म करते हैं, या हनी को किसी गर्म भी चीज़ के साथ लेना। जैसे कि बहुत देखने में मिलता है हनी विद द हॉट वाटर, जो कि हम इन द केस ऑफ ओबेसिटी में करते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन, बट बिलीव मी, इसका इंस्टेंटली कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, बट बाद में इन वन और द अदर सेंस इसके अनटूवर्ड्स इफेक्ट बहुत देखने को मिलते हैं। अब बहुत सारी ऐसी कुछ बातें जिसमें हमको विशेष तौर पे ध्यान भी देना चाहिए। साथ साथ आई वुड लाइक टू कोट सम मोस्ट फ्रीक्वेंटली प्रैक्टिस्ड रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशंस, जैसे कि ड्रिंकिंग ऑफ चिल्ड कोल्ड ड्रिंक्स अलॉन्ग विद द हॉट फूड लाइक पिज्जाज एंड बर्गर्स, एकदम गलत है ये। या खाने के जस्ट बाद एकदम चिल्ड कोल्ड वाटर पीना, या चाय या कॉफ़ी पीने के जस्ट पहले या जस्ट बाद में ठंडा ठंडा पानी पीना, तो ये डाइजेस्टिव फायर को बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है और उसको बहुत ज़्यादा डिमिनिश करता है, जो कि मेन रीज़न है इंडाइजेशन का। इसके अलावा जो हम बहुत देखते हैं शेक्स, जिसमें हम मिल्क को फ्रूट के साथ, जैसे बनाना या मैंगोज हो गया या कोई और अदर फ्रूट हो गया, इसको कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि हमें तो शेक्स की आदत हो गई है, गर्मी भी आ गई है, अब क्या करें। तो जस्ट डू वन थिंग, अगर आपको शेक्स लेना भी है इस तरीके से तो कोशिश करिए कि आप उसको अवॉइड करें। अगर आप उसको अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें आप थोड़ा सा सिनेमन पाउडर, जिसको दालचीनी बोलते हैं, या फिर नटमेग पाउडर, जिसको हम जायफल बोलते हैं, वो आप डाल सकते हैं। दिस विल स्टिम्युलेट योर अग्नि। राइट। इसके अलावा फ्रूट सैलड,
या फ्रूट कस्टर्ड, इसमें क्या करते हैं हम स्वीट एंड सावर फ्रूट्स को एक साथ मिला के खाते हैं. इट्स कंप्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन आयुर्वेद. यू आर नॉट सपोज टू मिक्स द स्वीट फूड और fruit along with the sour fruit. It's completely contraindicated. Moving further, Ayurveda has also told us that the proper sequence of taking the food, what should be the ideal sequence. तो मैं बहुत briefly आपको बताऊंगी. I should not go so much deep. तो according to the Ayurveda, सबसे पहले हमें मधुर रस लेना चाहिए. मधुर रस should be taken like any sweet dish or dessert. और हम क्या करते हैं? हम उल्टा करते हैं. We always prefer to have a dessert and sweet dish at the last, जो कि गलत है. This is a very wrong practice. This is required to pacify the Vata dosh, and then you can take the salty and the sour component of your meal. क्योंकि ये क्या होगा? This will stimulate your pith and this will aggravate or augment your digestive fat. If again अगर आपकी कोई डाइट में कोई बिटर कंपोनेंट है आपके मील में, तो अगर है तो उसको आपको लास्ट में लेना चाहिए, जिससे कि अगर पित्त थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है तो जो बिटर टेस्ट है, जो बिटर कंपोनेंट ऑफ द फूड है, वो उस पित्त को कम कर सके. लेकिन ये आप मान के चलिए कि इफ यू आर टेकिंग द डाइट एंड हैविंग एनी स्वीट डिश, एनी डेजर्ट, देन यू आर सपोज टू टेक इट एट द स्टार्टिंग ऑफ टेकिंग द मील. अब दूसरा, फ्रूट. लोगों को आदत होती है फ्रूट लेना चाहिए, अच्छी बात है, लेना भी चाहिए. इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर दैट इज इजीली डाइजेस्टेबल ऑल्सो. तो जब भी आप फ्रूट ले रहे हैं तो मेक श्योर कि आप उसको कभी खाने के साथ ना ले, या तो खाने के 1 घंटे पहले ले, या उससे ज्यादा भी 1 घंटे से ज्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है. राइट. तो फ्रूट अगर लेना है तो खाने के पहले लेना है. और बेसिकली वन शुड प्रेफर द होल फ्रूट इन प्लेस ऑफ एनी जूसेस, है ना, क्योंकि फ्रूट एज अ होल विल इन द ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फाइबर्स एंड द रफेजेस इन अ कंप्लीट फूड इन प्लेस ऑफ द जूसेस. नेक्स्ट, जो मैं हमेशा बोलती हूँ जब भी इस सेशन लेती हूँ, कि सैलड विच इज वेरी कॉमन इन अवर डाइटरी प्रैक्टिस, तो इट शुड नॉट बी टेकन simultaneously. This simultaneous word is very important. It should not be taken simultaneously with your meal. Why? Because what we are doing, we are taking the cooked meal, the cooked food along with the uncooked meal, and that is what? That is salad. So in this case, we are actually disturbing, we are actually confusing our digestive fire. Cooked के साथ uncooked हो गया. अब पचाएं किसको पहले digestive fire? Either with the cooked or either with the uncooked. So तो ये सबसे मेजर रीजन होता है कॉन्स्टिपेशन का. जबकि हम क्या सुनने में मिलता है हमको, कि सैलड शुड बी प्रेफर्ड इन केस ऑफ कॉन्स्टिपेशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइबर्स एंड रफेजेस. यस, इट शुड बी प्रेफर्ड इन द डाइट, बट बिफोर द डाइट, नॉट अलोंग विद द डाइट. अब आप लोगों को बहुत सारा ऐसे लग रहा होगा कि सब कुछ तो बता दिया, ये नहीं खाना है, बचा ही क्या है खाने के लिए. तो ऐसा नहीं है, बहुत कुछ है जो कि आप खा सकते हो. और बिलीव करिए, अभी एकदम से इसके रिजल्ट नहीं निकलते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन इसके बहुत हार्मफुल रिजल्ट है. एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, रात में दही खाना. सब मना करते हैं और मैं भी मना करूंगी कि रात में दही नहीं खाना है, क्योंकि दही it actually causes a blockage and the obstruction in your throats, in your channels, and it is very high, very heavy to digest. ठीक है. तो नो डाउट अभी हम अपने बहुत सारी ओपीडीज में अपने पेशेंट को देखते भी हैं कि इनको बहुत सारे डिजीजेस लाइक द इनफर्टिलिटी, द इंडाइजेशन, द कॉन्स्टिपेशन, मेनी डिसऑर्डर्स. दीज आर व्हाट द जीआईटी, द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, दीज आर द आउटकम ऑफ द रॉन्ग एंड फॉल्टी फूड हैबिट्स. राइट. तो अभी हमें इन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये खाना ही है जो कि हमें बीमार बनाता है. गलत खाने से ही इंसान बीमार होता है. तो अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या नहीं खाना चाहिए. साथ साथ अब थोड़ा ये भी देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें जो हमें हमेशा रेगुलर बेसिस पे हम कंज्यूम कर सकते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट. तो सबसे पहले मूंग की दाल. इट इज वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड इट इज इजीली डाइजेस्टेबल. सेकेंडली, वी कैन हैव आंवला. इट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड इट इज अ फैंटास्टिक इम्यूनो बूस्टर. काउस घी, यस, आप गाय का घी ले सकते हो, बट मेक श्योर कि वो प्योर होना चाहिए. इट हैज अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन इंक्रीजिंग द मेमोरी एंड ओवरऑल इम्यूनिटी. यू कैन ऑल्सो प्रिस्क्राइब इट इन द हार्ट पेशेंट्स. इट इज इन प्लेस ऑफ द रिफाइंड ऑयल. यू कैन प्रिस्क्राइब इट इन द हार्ट पेशेंट. दूसरा, सेंधा नमक आपको वो जरूर लेना चाहिए, बिकॉज इट हैज ऑलमोस्ट 82 ट्रेस मिनरल्स इन इट. तो आप उसको किसी न किसी फॉर्म में लेना चाहिए. और पांचवा, हनी. जैसे मैंने पहले बोला, उसको गर्म करके नहीं लेना है, गर्म पानी के साथ नहीं लेना है, बट इसको आप ऐसे पानी के साथ ले सकते हो. इट इज अ वेरी इफेक्टिव एंटीऑक्सीडेंट. अब डेफिनेटली खाना बनाते वक्त हमारे पास ऐसी बहुत सारी स्पाइसेस हैं हमारे किचन में, लाइक हल्दी, धनिया, onions and garlic, ginger. So they should be prepared by preparing the food.
It not only adds up the flavor, but also has an antibacterial, antiviral, anti-inflammatory, and immune boosting properties. So these are some of the few points which is related to the proper diet and the eating habits which you should take care in order to remain healthy. Thank you. Sakshi ma'am, over to you. की एक्सपर्ट हमारे साथ जो जुड़े हैं डॉक्टर वीपी सिंह जी। सर मैं आपसे कुछ इसके बारे में और जानना चाहूंगी। जो डॉक्टर निकिता ने बताया लाइफस्टाइल के बारे में, मैं सर आपसे भी जानना चाहूंगी इसके बारे में। आप सर कुछ ऐड करिए। ओवर टू यू डॉक्टर वीपी सिंह। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक बतलाया। देखिए, होता ये है कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो दो प्रकार की होती है, एक इनेट और एक एक्वायर्ड। तो मदर के मिल्क से आती है वो होती है, एक होता है जो हम एक्वायर करते हैं। जैसे अभी बहुत बात हो रही है कि इंडियंस की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है, उसका मतलब ये है कि हम लोगों को बहुत तरीके के बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन हो चुके हैं एज कम्पेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड या अमेरिकन। उससे हमारी इम्यूनिटी उनके प्रति ज्यादा है, इसीलिए हमारे यहाँ जो कोविड का प्रकोप है वो कम हो रहा है। ठीक। दूसरा भी डॉक्टर साहब ने डाइट की बात की, तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो मेनली हमारे गट का है, गट में काम करता है, इंटेस्टाइन में, आंत्र। तो उसको बढ़ाने के लिए आप जैसे हरी सब्जियां लेते हैं, व्यायाम करते हैं, हल्का प्राणायाम करते हैं या योगर्ट लें, तो इससे इसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्यूनिटी आज आपने ये खाना शुरू किया और आपकी कल से इम्यूनिटी ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये लॉन्ग प्रोसेस होता है। आपको एक डिसिप्लिन्ड लाइफ अपनी लीड करनी चाहिए। ये कोविड ने आपको मौका दिया है कि आप घर पे हैं तो अपनी लाइफ को डिसिप्लिन्ड कर लें। उसके लिए तरीका ये कि आप सुबह 6-7 बजे तक उठें, फिर कम से कम 15 मिनट उसको फ्रेश होने के बाद 15 मिनट तक मेडिटेशन करें। फिर उसके बाद आप अपना टी या जो भी आप लेना चाहते हैं वो लें। फिर अच्छा ब्रेकफास्ट लें जिसमें फ्रूट्स भी लें, मिल्क लें, दलिया लें, ओट्स लें, मूसली लें, व्हाटएवर यू लाइक आप ले सकते हैं। उसके बाद आप कुछ अध्ययन करें, उसके बाद आप लंच लें, फिर इवनिंग टी और फिर डिनर। और फिर डिनर आप जरा 7 और 8 के बीच में ले लें। आप डिनर करने के तुरंत बाद सोएं नहीं, ठीक है। और एक एडल्ट को 7 से 8 घंटे और बच्चों को कम से कम 9 से 10 घंटे की स्लीप बहुत जरूरी है अपने इम्यून सिस्टम को और बॉडी को रिपेयर करने के लिए। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे इम्यून सिस्टम को रिपेयर करने के लिए सब चीजों की जरूरत है। अब हम जानेंगे योगा और प्राणायाम के बारे में। हमारे आयुर्वेदा एक्सपर्ट जो हमारे पैनलिस्ट में हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनसे जानेंगे योगा और प्राणायाम में के बारे में। तो ओवर टू यू डॉक्टर प्राची। थैंक यू डॉक्टर साक्षी। आपको जैसे सबको ही पता है कि कोविड-19 का टाइम चल रहा है और हम सब घर में लॉकडाउन है, तो इस समय हम जिम नहीं जा सकते हैं, जुम्बा क्लासेस नहीं जा सकते हैं, एरोबिक क्लासेस नहीं जा सकते हैं, तो हमें मेन फोकस करना है प्राणायाम और योग पे। प्राणायाम और योग के लिए हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है, एक स्पेस चाहिए होता है जिसमें हम सिर्फ बैठ सकें और ध्यान दे सकें, कंसंट्रेशन अपना बढ़ा सकें। योगा और प्राणायाम के लिए आप अगर दोनों साथ में करते हैं तो आपको 45 से 90 मिनट तक का टाइम देना चाहिए एवरेज। और अगर आप उतना टाइम नहीं दे सकते तो 30 मिनट्स आप दे सकते हैं, जो मिनिमम टाइम है, जिसे आप कोई भी योगा या प्राणायाम को फोर्सफुली नहीं करेंगे, धीरे धीरे उसकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। पहले 5 मिनट, फिर डेली करते करते 10 मिनट। योगा जो है वो हमारे बॉडी, माइंड और ब्रेथ को कनेक्ट करता है, और प्राणायाम हमारी मसल्स, जो लंग्स मसल होती हैं, उन पे फंक्शन करता है। तो अगर हम योगा के बेनिफिट्स पे जाते हैं तो योगा के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, ओवरऑल हमारी बॉडी ग्रोथ करता है, बीपी पेशेंट्स का बीपी कम करता है, हार्ट रेट कम करता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है हमारा। और इंसोम्निया की प्रॉब्लम है जिनको, उन्हें मेडिटेशन प्राणायाम करना चाहिए बहुत अच्छे से। और जो एक हेल्दी पर्सन है, हेल्दी पर्सन कोई भी योगा कर सकता है, कितनी भी देर कर सकता है, लेकिन 45 to 90 मिनट से ज्यादा नहीं कर सकता है। बट जो हेल्दी नहीं है उनके लिए कुछ, जैसे प्रेग्नेंट लेडी हैं जिनको सियाटिका की प्रॉब्लम है, जिन्हें लंबर और सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, उनके लिए कुछ पोजेज ऐसे हैं जो अवॉइड करने चाहिए। वो आप किसी भी योगाचार्य की
परमिशन से या उनसे नॉलेज गेन कर सकते हैं कि उन्हें कौन से योगा करने हैं या कौन से योगा नहीं करने। स्पेशली जिनको ग्लूकोमा है, जिन्हें आंखों की प्रॉब्लम है ग्लूकोमा की, तो उन्हें भी बहुत सारे पोस्चर्स ऐसे हैं जिन्हें अवॉइड करना है। फिर अगर हम देखते हैं तो योगा को हम क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू एज। एज में हम 7 ईयर से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको योगा नहीं करना है। योगा जो है उसको 3 एजेस में डिवाइड करेंगे, 8 to 20 एज, जब हमारी ग्रोइंग एज होती है उस समय हमें ऐसे योगा और आसन करने हैं जो मेरी मसल्स को और बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बढ़ाते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम बढ़ाते हैं, जिनमें हमारा आएगा वीरभद्र आसन, नौका आसन, बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो आप कर सकते हैं। उसके बाद हम इस एज को डिवाइड करते हैं 20 to 40, जब हमारे पास बहुत सारा स्ट्रेस होता है, हमारी एंजाइटी, डिप्रेशन, जॉब का, फैमिली का, उस समय हमें ऐसे योग और प्राणायाम करने हैं जो हमें काम करें, हमारी एंजाइटी को कम करें, जिसमें हमारे आते हैं सुखासन, त्रिकोण आसन, जो हमारी स्पाइन को, ब्रेन को मैनेज करते हैं। उसके बाद हम अबव 40 इयर्स पे योगा ऐसे करेंगे जब हमें डाइजेशन की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, तो डाइजेशन को जो अच्छा करते हैं या हमारा स्टेमिना बढ़ाते हैं। मैक्सिमम फीमेल्स में उस समय मीनोपॉजल स्टेज होती है, तो मीनोपॉजल जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके लिए अच्छे हों, तो इसमें आएगा हमारा हलासन आ जाएगा, सर्वांग आसन आ जाएगा, जो हमारे डाइजेशन को अच्छा करेगा। प्राणायाम की बहुत ही अच्छा रोल होता है हमारे कार्डियक और लंग्स, पल्मोनरी फंक्शन में। तो हमारी कई डिजीज हैं, जैसे आप कोरोनरी आर्टरी डिजीज की बात करेंगे, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर की बात करेंगे, वेंट्रिकल डिजीज की बात करेंगे, तो उसमें प्राणायाम का बहुत ही अच्छा रोल है। प्राणायाम हमें 5 मिनट से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे उसको बढ़ाना है उसका टाइम। अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो हम ओम चैंटिंग थोड़ी देर, जिसे हम सुदर्शन क्रिया करते हैं, उसको भी कर सकते हैं। और अगर वो भी पॉसिबल नहीं हो तो सबसे सिंपल सूर्य नमस्कार 12 पोजेज आते हैं सूर्य नमस्कार में, 12 पोज, उनको हमें करना है 1 बार, फिर धीरे धीरे 3 बार, फिर 6 बार, उसको धीरे धीरे इंक्रीज करना है। सूर्य नमस्कार बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन जैसे मैं कुछ चीजों पे फोकस करना चाहूंगी, जैसे हमारा हुआ डायबिटीज पेशेंट जो हैं उन पे सूर्य नमस्कार का बहुत ही अच्छा रोल है। जैसा आप जानते हैं लोअर थोरेसिक रीजन और अपर लंबर रीजन पे हमारी पेनक्रियाज होती है। पेनक्रियाज में हमारी लैंगरहैंस सेल्स होती हैं जो कि इंसुलिन को सिक्रीट करती हैं। जब वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो इंसुलिन हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होगा, जिससे शुगर का लेवल धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो डायबिटीज पेशेंट हुए, थायराइड के पेशेंट हुए, उनको इन सूर्य नमस्कार पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। जिनकी वेट गेन बहुत ज्यादा है उन्हें भी डाइट के साथ साथ योगा प्राणायाम पे फोकस करना है। प्राणायाम, जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये लगता है कि मैं बहुत अच्छी डाइट ले रही हूँ, मैं फेस मास्क लगा रही हूँ, फेस पैक लगा रही हूँ, ग्लो नहीं आ रहा है, तो मैं सबको कहना चाहूंगी कि आप थोड़े टाइम के लिए सिर्फ प्राणायाम करके देखिए, हर फेस पैक, फेस मास्क से बहुत अच्छा ग्लो आएगा प्राणायाम से, ठीक है। और हमारा एक उज्जयी प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, जो कि हमारी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, वाइब्रेट करता है, स्टिमुलेट करता है, जो थायराइड हार्मोन को सिक्रीट करता है, उसका सिक्रीशन बढ़ाता है। तो आपको कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जो डेली लाइफ में करने चाहिए। थैंक यू डॉक्टर साक्षी। जी मैं आपसे कहना चाहूंगी, हमारा मेडिकल हेल्पलाइन नंबर है, आप कोई भी क्वेश्चन हमें लाइव पूछ सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। मैं एक बार नंबर बोलूंगी 8448797705, ये हमारा मेडिकल हेल्पलाइन नंबर है। आप कोई भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमारे डॉक्टर्स से, एक्सपर्ट्स से। तो मैं अब जाऊंगी, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मिस रमीता जी। रमीता जी, प्लीज आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो हमारे आप पैनलिस्ट के डॉक्टर्स से पूछ सकते हैं। ओवर टू यू रमीता जी। गुड मॉर्निंग, कैन यू हियर मी नाउ? आई एम सॉरी, मैं या हो गई थी। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर such a wonderful explanation of lot of things that you people are giving here. बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर। अभी तक हम लोग सिर्फ जिम, एरोबिक्स, योगा ये सब सुनते थे, और हिंदुस्तान में जैसे आयुर्वेद इतने सालों से है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना नोन नहीं है। तो आज जब मैं आप पैनलिस्ट को सुन रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है ये जानकर कि
this is a combination of mind, body and soul. Ayurveda is known to be a combination, giving you a combination. तो मेरा सिर्फ एक बेसिक सवाल ये है कि आजकल की जो जनरेशन है ये योगा के बारे में अब जान गई है, थैंक्स टू मिस्टर मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी अच्छे से उनका अच्छे से स्प्रेड किया है। और हम लोग ऑफ कोर्स जिम तो जानते ही हैं, आजकल की जनरेशन तो जिम के बिना शायद रहती भी नहीं है, लेकिन आयुर्वेद इतना ज़्यादा नोन क्यों नहीं है? आई मीन आई सी यंग डॉक्टर्स हियर and I see this college which seems to be very known, Ishan Ayurvedic College. I can read the board behind. तो ऐसा क्यों नहीं है कि आयुर्वेद को हम लोग थोड़ा बढ़ावा दें? जैसे आपने मैम अभी बहुत अच्छी बातें बताई अबाउट मिल्क एंड अबाउट हम लोग जैसे स्वीटिश बाद में लेते हैं, बिल्कुल वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, खाना खाया उसके बाद डिजर्ट खाना है, लेकिन आपने वो कुछ क्लैरिफिकेशन दिया कि नहीं उसको पहले लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम लोग जानते ही नहीं हैं। Can we not bring in our younger generation in any form and make them understand that जो इंडिया में जो चीज़ें इजाद हुई थी, जो पहले यहाँ से चली थी, वो वापस घूम फिर के यहीं आ रही है, तो हम कैसे इसको स्प्रेड करें? आई रियली वांट आयुर्वेदा टू स्प्रेड हियर एंड नॉट जस्ट हियर, ग्लोबली। तो इसके लिए आप लोग कुछ करेंगे? यस मैम, थैंक यू फॉर द अप्रिसिएशन। ज़रूर, अब पहले के कंडीशंस और अब की कंडीशंस में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। We cannot hear you. Am I audible properly? Am I audible? जी जी निकिता Yes, डॉक्टर yes. निकिता बताए। यस मैम, यू आर ऑडिबल। हाँ, तो ऐसा नहीं है, अब आयुर्वेद में लेकर लोगों को बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, लोग बहुत अवेयर भी हो गए हैं आयुर्वेद के और बहुत रिस्पेक्ट भी कर गए हैं। पहले क्या था, इतना रिस्पेक्ट नहीं था आयुर्वेद को लेके, तो इतना ट्रस्ट भी नहीं था, लेकिन सिंस अब आयुर्वेद हैव स्टार्टेड गिविंग द रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट इन एवरी एस्पेक्ट, इन क्रॉनिक केसेस एंड एक्यूट केसेस, तो अब लोगों में बिलीफ, फेथ एंड रिस्पेक्ट बढ़ते जा रहे हैं और हमें आगे भी कोशिश करते रहनी चाहिए। जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा सक्रिय रहता है इन मामलों में, अवेयरनेस फैलाने में, इन विच एवर द मीडिया पॉसिबल। आज भी जैसे हम लोगों ने ये वेबिनार किया है, किस लिए किया है? जस्ट टू अवेयर पीपल अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द आयुर्वेद। तो ऐसा नहीं है मैम, अब धीरे धीरे आयुर्वेद बढ़ रहा है, वी आर द यंग जनरेशन जिसको उसको आगे लेके जाना है। थैंक यू। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर निकिता, बिल्कुल सही कहा। ईशान आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हमेशा इन सब कार्यों में बहुत आगे रहता है और बहुत नॉलेज स्प्रेड करने में। हमारे 60 बेडेड हॉस्पिटल है, CGHS पैनल के साथ जुड़ा है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से एफिलेटेड है। तो हमारा हमेशा प्रयास रहता है ईशान आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट का कि हम आगे आए और इन सब चीजों में को ओवरकम करें इस पैंडेमिक को। तो जी बिल्कुल सही कहा। अब हम जानेंगे इम्यूनिटी बूस्टर्स के बारे में अपनी एक्सपर्ट डॉक्टर स्निग्धा से। तो डॉक्टर स्निग्धा, ओवर टू यू, प्लीज हमें बताएं। जैसे डॉक्टर वीपी सिंह सर ने हमें बताया कि इम्यूनिटी हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। आजकल हम जैसे अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उन लोगों की इम्यूनिटी कम रहती है, इसलिए वो लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो हमें अपने शरीर को उतना स्ट्रांग बनाना है कि कोई भी बीमारी हमें इफेक्ट ना कर सके, राइट? तो उसके लिए सबसे मैं 5 सिंपल स्टेप्स बताऊंगी। सबसे इम्पोर्टेंट तो इम्प्रूविंग योर गट हेल्थ ओनली, हमें अपनी आंतें मजबूत करनी है। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि हमारे 70% इम्यून सेल्स हमारी गट में होते हैं और उनको अगर हम ठीक कर लेंगे, अपने इम्यून सेल्स को अगर हम बढ़ाएंगे, तो हम कोई भी बीमारी से इजीली लड़ पाएंगे। और अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका है प्रोबायोटिक्स लेना। प्रोबायोटिक्स के लिए हमारे घर में जैसे योगर्ट है, दही को आप कपड़े में बांधकर लटका देंगे, सारा पानी झड़ने के बाद जो हंकर्ट बचता है दैट इज योगर्ट। अगर आप वो लेंगे दैट इज अ वेरी गुड प्रोबायोटिक। इसके अलावा मार्केट में भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, जैसे याकुल्ट सोया मिल्क, आप लोग वो भी ले सकते हैं। चीज और ऑलिव्स आर ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोबायोटिक्स। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगी कि प्रोसेस्ड फूड्स अपने कम कीजिए, जैसे चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पिज्जा, बर्गर्स, ये सब हमारी गट बहुत इफेक्ट करते हैं, तो प्रोसेस्ड फूड्स हमें कम लेने हैं। और थोड़ा सा मीठी चीजों का सेवन भी कम कीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गट हेल्थ के बाद थोड़े से विटामिन्स और मिनरल्स अगर हम देखें, तो हमें अपनी खाने की प्लेट को कलरफुल बनाना है जितना हो सके। सारे कलरफुल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हमें खाने हैं। विटामिन ए जैसे होता है, ये प्रिवेंट करता है हमें हर तरह के वायरल इन्फेक्शन से। विटामिन ए हमें
गाजर, मिल्क, मेलन्स, हरी सब्जियां जैसे कैप्सिकम, ब्रोकली, इन सब से मिलता है। विटामिन ई है, इट्स बेस्ट फॉर इट्स एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, और ये हमें अखरोट, पीनट्स, इन सब में मिलता है। मशरूम्स आर ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन ई, सनफ्लावर ऑयल, तो हमें ये सब भी खाना है। विटामिन बी इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ 8 विटामिन्स, और ये हमें एवोकाडो, स्ट्रॉबेरी में मिलता है। बनानास आर ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी, तो हमें बनाना भी बहुत खाना है। विटामिन सी भी आजकल सब लोग ले रहे हैं, एंड इट इज बीन यूज्ड सिंस एजेस टू बूस्ट इम्यूनिटी। विटामिन सी लेने से हमें खांसी जुकाम थोड़ा कम होता है। इसको आप सप्लीमेंट की फॉर्म में भी ले सकते हैं, जैसे 500 mg ऑफ विटामिन सी अगर आप ब्रेकफास्ट डिनर के बाद सुबह शाम लेंगे, दैट इज वेरी गुड। अगर आप नेचुरली इसको लेना चाहते हैं तो ऑरेंजेस, लेमन्स, रेड बेल पेपर एंड कीवी, मौसम्बी, इन सब में विटामिन सी होता है। विटामिन डी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल बहुत लोगों में विटामिन D3 की डेफिशिएंसी मिलती है। जनरली विटामिन डी बहुत जरूरी है, बिकॉज आजकल ये इन्फ्लुएंजा से भी बचाएगा एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से भी हमें बचाएगा। अगर नेचुरली लेना चाहते हैं विटामिन डी, तो मशरूम्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी, एंड ऑरेंज जूस ऑल्सो। बट अगर ये सब नहीं अवेलेबल है तो हम इसको सप्लीमेंट फॉर्म में ले सकते हैं। इसके लिए 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे हमें लेना होता है, और इंडिया में हमें जैसे 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स का सैशे मिलता है, तो वो वीक में एक बार लेना है 3 महीने तक। वो आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरी कर देगा। तो इसी तरह से हमें फ्रूट, वेजिटेबल्स और सप्लीमेंट्स का कॉम्बिनेशन करके अपनी डाइट इंप्रूव करनी है। इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिंक। जिंक सप्लीमेंट्स आर ऑल्सो नेसेसरी। अगर आप लोग डिक्रीज सेंस ऑफ स्मेल महसूस करते हैं, या फिर भूख कम लगती है, स्किन इश्यूज है, हेयर लॉस है, कंजेशन रहता है, तो इसका मतलब आपको जिंक की डेफिशिएंसी है। तो जिंक भी आप लोग ले सकते हैं। टिपिकली 15 to 30 mg ऑफ जिंक इज इनफ। मार्केट में भी एक इसका बहुत अच्छा ऑप्शन आ रहा है, फास्ट अप विटामिन सी एंड जिंक। दोज टैबलेट्स आर वेरी गुड अगर आप डेली उसमें एक टैबलेट लेना चाहते हैं तो हमें ये याद रखना है, विटामिन डी इज फॉर डिफेंस एंड सी इज फॉर कंट्रोल। तो विटामिन सी एंड डी आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जैसे सर ने भी हमें बताया, फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इंक्रीजेज आवर इम्यूनिटी। तो डू सम टाइप ऑफ रूटीन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस 30 to 40 minutes पर डे, एटलीस्ट 5 days a week. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप लोग घर से काम कर रहे हैं तो अपना पोस्चर देखते रहिए कि आप लोग ठीक से बैठे हैं या नहीं। तो और ये सब भी बहुत जरूरी है। एंड इसके अलावा 15 minutes अगर आप कॉन्शियस डीप ब्रीदिंग कर सकें, विच इज वेरी गुड फॉर योर ओवरऑल हेल्थ। And next, I would say adequate sleep is very important for a healthy adult. 7 से 8 घंटे की स्लीप बहुत जरूरी है। अगर आप ठीक से नहीं सोते हैं तो आपकी बॉडी साइटोकाइंस होती है, एक टाइप ऑफ प्रोटीन होती है जो थोड़ा कम प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी लो हो जाती है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म लैक ऑफ स्लीप से आपकी इम्यूनिटी एनीवे कम ही होगी। आपको डायबिटीज होने का खतरा भी ज्यादा रहेगा, ओबेसिटी एंड हार्ट डिजीज। तो एक इफेक्टिव स्लीप रूटीन होना बहुत जरूरी है। एंड स्टडीज ऑल्सो शो अगर आप 5 घंटे से कम सोते हैं तो यू आर मोर प्रोन टू कोल्ड एंड कफ एंड एवरीथिंग। सो फॉर अ गुड फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, मेक एन इफेक्टिव स्लीप रूटीन। एंड सोने से पहले आप रीडिंग कर सकते हैं, एंड अ ग्लास ऑफ टर्मरिक मिल्क इज वेरी गुड, यू शुड टेक। एंड आई वुड से टर्मरिक मिल्क में आप चीनी मत डालिए, थोड़ा सा शहद डाल के लेंगे तो और अच्छा है, क्योंकि हमें शुगर भी कम करना है अपनी डाइट में। नेक्स्ट स्ट्रेस आप लोग थोड़ा कम कीजिए। आजकल सब लोग बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं, तो इस वजह से इम्यूनिटी भी कम होती है, बिकॉज स्ट्रेस सप्रेसेस आवर इम्यूनिटी। स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, जब भी वो रिलीज होता है हमारी इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो लिसन टू आवर फेवरेट सॉन्ग एंड वॉच सम फनी वीडियो एंड रिड्यूस योर स्ट्रेस। आई नो पैंडेमिक है एंड सब हम लोग लॉकडाउन में हैं, इसलिए थोड़ा स्ट्रेस्ड है, बट फॉर्चुनेटली हमारे पास अच्छे हेल्थ सिस्टम्स हैं, हमारे पास हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, गवर्नमेंट है, जो लोग बहुत प्रोएक्टिव हैं आजकल सब कुछ जल्दी से कैच करने में एंड प्रिवेंटिंग इट स्प्रेड। सो वी नीड टू स्टे पॉजिटिव। वी हैव एवरी फेसेट ऑफ COVID-19 बीइंग टेकन केयर ऑफ। तो बहुत काम हो रहा है, तो आप लोग भी थोड़ा पॉजिटिव रहिए और अपना लाइफस्टाइल बेटर कीजिए, सेल्फ केयर पर ध्यान दीजिए। सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्टली मैं कहना चाहूंगी, थोड़ा सा पानी ज्यादा पीजिए, हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। और 7 से 8 ग्लास पानी आप दिन में ले सकते हैं।
और साथ में एक रेनबो ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. मेक अ डेली रूटीन, मेक अ स्लीप रूटीन, मेक अ मॉर्निंग रूटीन, एंड यू विल गो थ्रू इट हेल्दी. या थैंक यू. ओवर टू यू जी साक्षी जी मैम. जी, बिल्कुल सही कहा आपने. हमारा लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है, इम्यूनिटी बढ़ानी है हमें घर रहकर. तो हमारे ऑडियंस से क्वेश्चन आ रहा है, हमें व्यूअर्स हमारे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि हमारे आयुर्वेदा एक्सपर्ट से जानना चाहते हैं कि ग्लूकोमा डिजीज में हम कौन कौन सा आसन ना करें. जी मैं हेलो, हाँ डॉक्टर साक्षी, मैं ये बताना चाह रही हूँ आप लोग को कि ग्लूकोमा में आप सबको पता है कि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है. तो हमें कोई भी ऐसा आसन नहीं करना है उसमें जिसमें हमें आगे को झुकना पड़े. बहुत सारे हमारे आसन होते हैं, बलासन और भद्रासन, नौका आसन, जिनमें हमें आगे को फोर्सफुली झुकना पड़ता है. तो हमें इस तरह का कोई भी आसन नहीं करना है. सिंपल आसन हमें करने हैं, जैसे हमारा है वज्रासन, जिसे हम खाने के पहले भी कर सकते हैं और खाने के बाद भी कर सकते हैं. हमें सुखासन करना है, शवासन करना है, और ज्यादातर हमें फोकस करना है प्राणायाम पे. भ्रामरी और उज्जयी प्राणायाम is very beneficial in glaucoma patient. कपालभाति, अनुलोम विलोम is also very beneficial. तो आपको सिंपल आसन करने हैं जिनमें आगे को टर्न नहीं होना है, आगे को नहीं झुकना है, और प्राणायाम पे फोकस करना है, जिसमें भी भ्रामरी पे और उज्जयी प्राणायाम. थैंक यू. जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे ऑडियंस की तरफ से कि जब कोई जॉइंट फैमिली रह रही है अगर, तो वो उनके घर में टॉयलेट एक ही है, सपोज 6 लोग रह रहे हैं, तो वो टॉयलेट को यूज कैसे करें, उसमें कैसे वो मेंटेन कैसे करें कि उससे उन वायरस का स्प्रेड को रोके. तो इसके बारे में प्लीज मैं अपने एक्सपर्ट से जानना चाहूंगी. हेलो, जैसे आप पूछना चाह रहे हैं कि एक टॉयलेट है और 6 लोग रह रहे हैं, तो ये कोई बहुत खराबी वाली बात नहीं है. अगर आप बात करें, फिर पब्लिक टॉयलेट्स भी होते हैं जिसमें एक टॉयलेट में सुबह से शाम तक शायद 100 लोग जाते होंगे. सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, जो अभी मैंने सब एक्सपर्ट्स की राय सुनी और जिस निष्कर्ष पे मैं पहुंचा, कि पहले तो हमको अपना बैरियर का पालन करना है, पहली चीज. फिर दूसरी बात, लाइफ स्टाइल अपना अच्छा करना है. लाइफ स्टाइल अच्छा करेंगे, इम्यूनिटी बढ़िया हो जाएगी. बैरियर का पालन करेंगे तो आपको इन्फेक्शन से रोकथाम होगी. तो जब भी आप टॉयलेट में देखिए, एक तो मैं हाथ धोने के बारे में पहले सबसे पहली बात बताता हूँ. जब भी आप हाथ धोने जाएं तो सबसे पहले आप उस टोंटी को भी धोएं जिसको आप खोल रहे हैं और बंद कर रहे हैं. आपके मान लीजिए हाथ गंदे हैं और आपने टोंटी को ऑन कर लिया, फिर आपने साबुन से अपने हाथ साफ किए और फिर जब उसके गंदा हो गया, ठीक, तो उसको भी साफ करें. जब आप हाथ धोएं 20-30 सेकंड, तो उतने ही सेकंड हाथ धोने के बाद मुंह को भी धोएं साबुन से, और फिर दोबारा हाथ धोएं. क्या समझे? हाथ धोएं, मुंह धोएं और हाथ धोएं. क्योंकि कहना बड़ा आसान है कि हाथ एक बार धो लें तो मुंह को न छुएं, पर आप देखेंगे कि अधिकतर लोगों का आदत होती है कि बैठे बैठे कभी आपका कान छुएंगे, कभी मुंह छुएंगे, कभी नाक छुएंगे. तो आप उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते, तो उसको भी साफ रखिए, पहली चीज. दूसरी बात, अगर बहुत सारे लोग या एक भी लोग टॉयलेट को यूज कर रहे हैं, तो टॉयलेट को प्रॉपर हाइजीनिक रखें, उसकी टाइल्स को साफ रखें. उसके लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है. आप अपना जो सिंपल सोप है, सोप वाटर जो कपड़े धोने का होता है, उसको टाइल लें, उसको रगड़ के साफ कर दें. और जहाँ तक सीट की बात है, उसको आप हार्पिक यूज कर सकते हैं, उससे आप उसको डिसइंफेक्ट कर सकते हैं. तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि एक ही टॉयलेट को 5-6 लोग इस्तेमाल करने हैं. हाँ, अगर करें तो इतना अगर कर सकते हैं तो स्पेसिंग कर लें, कि ये नहीं है कि एक के बाद दूसरा 1 सेकंड बाद 1 मिनट बाद ही टॉयलेट में चला जाए या चला जाए. तो थोड़ा स्पेसिंग उसको करें, दो के बीच में थोड़ा समय रखें, और अपने बाथरूम को वेल वेंटिलेटेड और वेल एरिएटेड रखें, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं. जी, मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगी. हमारा मेडिकल हेल्पलाइन नंबर है 8448797705. आप इस पे कॉल करके हमारे एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हैं. कोई भी मेडिकल रिलेटेड क्वेरी हो उसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं. हम इसमें अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. हमारे जो ऑडियंस की तरफ से आया है, डॉक्टर विनीश कुमार जी हमसे पूछना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से कि वो दोषास की आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताएं.
किस चीज का आइडेंटिफिकेशन? जी मैं अपने आयुर्वेदा एक्सपर्ट से पूछना चाहूंगी 3 दोषास आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताइए, दोषास के बारे में। यस ओके साक्षी मैम, जो हमारे 3 दोष हैं वात पित्त और कफ, ये ऐसा कुछ नहीं है कि देखने से हमको पता लग जाएगा। हमारी बॉडी में तीनों आपस में सिंक्रोनाइज होके काम करते हैं, अपना अपना काम करते हैं और दूसरे के काम को विरोध नहीं करते हैं, दूसरे के काम को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते हैं। तो इन 3 दोषों को किस तरीके से जानना है, तो कुछ बॉडी में ऐसे साइंस हमारे या सिम्टम्स ऐसे हमको देखने को मिलते हैं जिसके बेसिस पर ही हमारी प्रकृति डिसाइड होती है, राइट। जो 3 दोष बताए गए वात पित्त और कफ, इसमें जिस दोष की प्रीडोमिनेंस रहेगी उसके अनुसार ही मनुष्य की प्रकृति डिसाइड होती है। जैसे इफ इन केस वात दोष बढ़ा हुआ है तो शरीर में बहुत रुक्षता होना, शरीर में बहुत हर जगह दर्द होना, लाइक जॉइंट पेन्स होना, आपके जॉइंट्स में कड़कड़ाने जैसी क्रेपिटेशन जैसी आवाजें आना, साथ में बहुत चिड़चिड़ापन रहना, ये वात दोष के लक्षण होते हैं। पित्त दोष में बेसिकली जो पित्त होता है इट रिजेंबल्स अग्नि इन अवर बॉडी, तो जब पित्त दोष बढ़ा हुआ होता है तो उस केस में आपके शरीर में बहुत गर्मी जैसा लगना, रेडनेस होना, बार बार स्वेलिंग होना, खट्टी डकारें आना और शरीर में बहुत बेचैनी सी रहना, जैसे कुछ अंदर जल रहा हो ऐसे लगने लगता है। और कफ जो कि हमारी बॉडी में वाटर कंटेंट को डिफाइन करता है, तो जब कफ दोष बढ़ा हुआ होता है तो शरीर में बहुत भारीपन रहता है, सुप्तता रहती है जिसको हम बोलते हैं, बहुत लेथार्जी रहती है और कुछ भी काम करने का मन नहीं लगता है, आलस बहुत ज्यादा रहता है। तो ये कुछ 2-2, 3-3, 4-4 पॉइंट्स है जो मैंने ब्रॉड सेंस पे आपको बता दिया है, जिसके आधार पर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में कौन से दोष का थोड़ा इक्विलिब्रियम बिगड़ा हुआ है और आपको उस दोष का अभी ध्यान रखना है। थैंक यू। जी डॉक्टर निकिता, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एल्डरली लोग इस पैंडेमिक में अपना केयर कैसे करें, क्या केयर की जाए एल्डरली लोगों की? हाँ बिल्कुल, एल्डरली जो है बेसिकली एल्डरली में हम ओल्ड एज जिसका मोर देन 60 इयर्स है उनको इंक्लूड करते हैं। नो डाउट इस पैंडेमिक में सबसे ज्यादा एल्डरली पीपल ही ज्यादा अफेक्ट हो रहे बिकॉज ऑफ देयर कॉम्प्रोमाइज इम्यूनिटी, तो उनको स्पेशल केयर लेने की बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि एक तो ये लास्ट स्टेज ऑफ द लाइफ होता है तो इसमें उनका इम्यून सिस्टम बहुत कॉम्प्रोमाइज रहता है, बहुत वीक रहता है। दूसरा, उनका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है, तो उनका स्पेशल केयर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे आयुर्वेद में एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जिसको हम रसायन चिकित्सा बोलते हैं, वो कंप्लीटली इस साइंस ऑफ एजिंग पर डिपेंडेंट है और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें बताई गई हैं जिसमें वी शुड टेक कंसीडरेशन ऑफ सो मेनी पॉइंट्स व्हिच आर रिलेटेड फॉर द ओल्ड एज पीपल। लाइक रसायन का क्या मतलब बताया गया, व्हिच हैज एबिलिटी टू रिजुवेनाइज द बॉडी, लाइक इट इंप्रूव्स द इम्यून सिस्टम, इट एफिशिएंटली इंप्रूव्स द इम्यून सिस्टम। दूसरा, इट आल्सो इंप्रूव्स द डाइजेस्टिव फैट एंड रसायन ड्रग्स हैज एबिलिटी टू स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ एजिंग, तो इन एंड ऑल उसका इम्यूनिटी पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ द रसायन ड्रग्स जैसे अश्वगंधा, शतावरी, गुड़ूची, ब्राह्मी, आंवला, very good source, then खरितकी, तो these are some of the herbal drugs जो कि रसायन के तौर पे काम करती हैं, it has a very good effect on the immune system of the body। इसके साथ साथ बहुत सारे मेडिसिन कल्प है जैसे कि त्रिफला रसायन, आम्लक रसायन, ब्रह्म रसायन और च्यवनप्राश जो कि आयुष मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस में भी इंक्लूड किया है। च्यवनप्राश इज अ वेरी गुड इम्यूनोमॉड्यूलेटर, इट इज अ वेरी इफेक्टिव इम्यूनो बूस्टिंग एजेंट, highest, very richest source of vitamin C I should say, and it has a good effect on the respiratory disorders also। तो कोविड-19 में जैसे कि देखने को मिलता है इम्यून सिस्टम बहुत कॉम्प्रोमाइज है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है, तो वन शुड डेफिनेटली टेक 1 TSF ऑफ च्यवनप्राश ईदर ट्वाइस इन अ डे, और नहीं भी तो कम से कम एक बार तो आप च्यवनप्राश लीजिए। साथ साथ एल्डरली पीपल को ये मैंने बताया उनके डाइट एंड लाइफस्टाइल के उनके खाने किस तरीके से, उनको हर्बल ड्रग्स के बारे में मैंने बताया। इसके साथ साथ उन्हें अपने डाइट एंड लाइफस्टाइल के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। दे शुड गिव एम्फेसिस मोर टुवर्ड्स द हाइड्रेशन, लिक्विड डाइट शुड बी प्रेफर्ड इंस्टेड ऑफ द सॉलिड फूड, उसमें भी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड बी गिवन मोर एम्फेसिस। नॉन वेजिटेरियन डाइट शुड बी अवॉइडेड एंड वेजिटेरियन डाइट शुड बी प्रेफर्ड। इसके साथ साथ प्रोटीन सोर्स लेना चाहिए, ज्यादा लेना चाहिए। वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स लाइक मूंग दाल, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इट इज वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। यू कैन आल्सो टेक अदर पल्सेस, बीन्स, लेंटाइल्स एंड मिल्क प्रोडक्ट। अगर काउ मिल्क अवेलेबल है और वो प्योर है तो जरूर इस कंडीशन में और इस एज में लेना चाहिए। एक चीज आप इसमें और ऐड कर सकते हैं, यू कैन ऐड 1 TSF ऑफ काउ घी while going for the sleep। तो रात में आप 1 गिलास दूध, उसमें थोड़ा सा हल्दी जो कि गोल्डन मिल्क बताया गया, उसमें आप 1 चम्मच घी भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा है कॉन्स्टिपेशन के लिए भी, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी।
ठीक है। इसके साथ साथ जो कि अभी एक्सरसाइजेस के बारे में बात करी गई है वो भी करनी चाहिए। कुछ भी नहीं हो पाए तो आप थोड़ा सा वॉक ही कर लो। अभी बाहर निकलना इतना जरूरी नहीं है, जरूरी क्या निकलना ही नहीं है, तो आप घर में ही कोशिश करिए कि आप जितना हो सके थोड़ा वॉक करें, फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुए, अदर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुए। साथ साथ इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ अदर फैमिली मेंबर्स कि अपने जो ओल्ड पीपल है उनको थोड़ा लेफ्ट आउट ना फील करवाए, उनको सेंस ऑफ नेग्लिजेंस ना फील हो, उनको बातों में लगाएं, उनके साथ और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, जिसकी वजह से जो टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन से जो इस एज में ज्यादातर लोग ग्रसित होते हैं वो ना हो पाए। तो ये मैंने कुछ चीजें बताई। अगर फूड की बात करें तो आंवला इन ओल्ड एज स्टार्ट कर ही देना चाहिए। इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड अ वेरी गुड इम्यूनो बूस्टिंग एजेंट। थैंक यू। जी डॉक्टर निकिता, अब हम जानेंगे एक बहुत स्पेशल एज ग्रुप है किड्स का। हम उसके बारे में जानेंगे कि किड्स की कैसे स्पेशल केयर की जाए इस पैंडेमिक में। तो हम ये जानेंगे डॉक्टर प्राची से। डॉक्टर प्राची। किड्स के लिए है कि किड्स की इम्यूनिटी पे हमें मेन फंक्शन करना है। किड्स की इम्यूनिटी जैसे उन्हें हमें क्या फूड देने हैं, तो हनी, अगर हम शहद की बात करते हैं तो किड्स के लिए शहद बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बट किड्स को शहद 1 साल से अगर वो कम का है तो हम नहीं दे सकते हैं। किड्स के लिए हम शहद को लेमन के साथ थोड़ा सा सेमी सॉलिड फॉर्म में दे सकते हैं, जिससे उन्हें कफ, फीवर और थ्रोट जैसी प्रॉब्लम नहीं होती हैं। किड्स के लिए इम्यूनिटी बूस्टर में स्वर्ण प्राशन का आप सबने नाम सुना होगा, जिसमें गोल्ड ऐश, आयुर्वेद में गोल्ड ऐश के साथ कुछ हमारे फॉर्मुलेशन हैं, जिसे ड्रग्स कहते हैं, हर्बल एक्सट्रैक्ट हैं, लक्ष्मा हुआ, अश्वगंधा हुआ, ब्राह्मी हुआ, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, किड्स की इंटेलेक्चुअल पावर जो है उसको बढ़ाते हैं और फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाते हैं। तो स्वर्ण प्राशन पे हमें फोकस करना है, जो कि पुष्य नक्षत्र में देते हैं। पर्टिकुलर वो मंथ के 27 डे पे आता है, हर मंथ के 27 डेज पे आता है। तो इस तरह से हम किड्स की इम्यूनिटी को डेवलप करेंगे। किड्स को अगर कोई भी पेट में प्रॉब्लम है, बच्चों को अगर पेट में कोई भी प्रॉब्लम है, तो उन्हें दही ना देके हम छाछ का यूज करेंगे, और छाछ को भी हम प्लेन नहीं देंगे, उसे जीरा, हींग इनका तड़का लगा के देंगे। तो और हमें बच्चों को कुछ भी अगर वो खाने को मांग रहे हैं या कुछ भी वो कहते हैं, तो उन्हें थोड़ा बहुत समझाना भी है कि बेटा ये चीज आपके लिए हार्मफुल है कि नहीं है। और बच्चों को किसी भी दाल के पानी के साथ हम उनकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, चाहे वो मूंग की दाल का पानी हो, चाहे वो अरहर की दाल का पानी हो, उससे हमें उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करना है। थैंक यू डॉक्टर साक्षी। जी अब हम अपने जानेंगे आज के वेबिनार के की एक्सपर्ट हमारे डॉक्टर वीपी सिंह सर से जानेंगे कि डायबिटिक पेशेंट, हाइपरटेंशन के पेशेंट, कैंसर के पेशेंट अपनी कैसे केयर करे इस पैंडेमिक में। और सर कुछ आप इसके बारे में ऐड ऑन करना चाहें तो प्लीज हमें अपनी एक्सपर्ट राय दें। देखिए, जो देखने में जो आ रहा है, जो ये कोरोना वायरस है, ये एक तो एल्डरली ग्रुप को बहुत इन्फेक्ट कर रहा है, मींस मोर देन 60 इयर्स। ये आपका एक रिस्क फैक्टर है। अदर रिस्क फैक्टर हैं एसोसिएटेड डिजीजेस, डायबिटीज आपका, या कैंसर, और आपका इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स। उसमें क्या है कि पेशेंट की डायबिटीज में पेशेंट का इम्यून रेस्पॉन्स कम हो जाता है। अगर आप एंटी कैंसरस ड्रग दे रहे हैं किसी को, तो उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, क्योंकि जो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग दी जाती है वो पूरी इम्यूनिटी को कम कर देती है। तो जब ऐसे व्यक्तियों को कोरोना संक्रमण हो जाएगा तो उसका इफेक्ट मल्टीफोल्ड होगा। अगर आप अभी देखेंगे तो जितनी भी हमारे इंडिया में या वर्ल्ड ओवर डेथ हुई हैं, तो वो सब एल्डरली पेशेंट्स की ज्यादा हैं। जैसे आप यूरोप में देखें तो इतना ज्यादा मोर्टिलिटी रही, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन एजेड ज्यादा है, इंडिया की यंग पॉपुलेशन ज्यादा है। तो हमारे यहाँ जो आप देख रहे हैं कि एसिम्प्टोमेटिक मरीज आ रहे हैं 80%, कि जिसमें यही नहीं पता लग रहा कि हल्का खांसी जुकाम हुआ और मरीज अपना दवाई ववाई खाई, उसने ठीक हुआ। अगर उसकी हमने रैंडम स्क्रीनिंग की और टेस्ट किया तो पता लगा कोरोना पॉजिटिव निकला। तो क्या है कि उसकी इम्यूनिटी बढ़िया है यंग एज ग्रुप में। अब दूसरा सिनेरियो क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई एजेड आदमी है और उसको ये हो जाएगा, तो इम्यून सिस्टम उसका वीक है। और अगर मान लीजिए उसमें कोई एडिड डिजीज भी है, ये डायबिटीज है, हाई ब्लड इसका हार्ट डिजीज है,
या किडनी डिजीज है, तो उसमें इसका इफेक्ट मल्टीफोल्ड होगा, इसीलिए वहां पर मृत्यु का चांस ज्यादा होता है। एसिम्प्टोमेटिक मरीज से क्या खतरा होता है, उनसे ये होता है कि वो औरों को भी फैला सकते हैं और पता नहीं लगता। तो इसलिए हम जो स्क्रीनिंग करते हैं या रैपिड टेस्ट का जो महत्व है वो इसी में है कि ये जो एसिम्प्टोमेटिक मरीज घूम रहे हैं इनका पता हम कैसे लगाएं जिससे कि औरों में संक्रमण रोका जा सके। वो उसके लिए खतरनाक नहीं है, पर औरों को अगर संक्रमित करेगा तो हो सकता है उनके लिए खतरनाक हो। जी जी हमें क्वेश्चन आ रहा है हमारे एक ऑडियंस की तरफ से। क्वेश्चन है कि लॉकडाउन की स्थिति में, लॉकडाउन के दौरान हम घर के अंदर रह के अपने स्वास्थ्य का किस तरह से ख्याल रख सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है के जैन जी ने। तो मैं अपने एक्सपर्ट से चाहूंगी कि वो इसका आंसर दे। ओके डॉक्टर साक्षी, मैं बताना हाँ बताइए जी। नहीं सर, यू कैरी ऑन प्लीज सर। नहीं आप बताइए डॉक्टर साक्षी, बताइए। जी डॉक्टर प्राची आप प्लीज बताइए। मैं बताना चाहूंगी कि लॉकडाउन के टाइम लॉकडाउन और आयुर्वेद बहुत ही साथ साथ चलते हैं, क्योंकि हम आयुर्वेद को कई होम रेमेडीज ऐसी हैं जिनसे ट्रीट कर सकते हैं कोई भी अगर हमें प्रॉब्लम है तो। सबसे पहले तो हमें गर्म पानी, दिन भर गर्म पानी पे ही फोकस करना है, जैसा कि आप आयुष मिनिस्ट्री ने भी अपने गाइडलाइंस में निकाला है। कोई जरूरी नहीं है कि हमें बहुत गर्म पानी पीना है, गुनगुना पानी भी हम ले सकते हैं जिसे लुकवार्म वाटर कहते हैं। और अगर पानी गर्म भी है और अगर रखा रहता है वो ठंडा हो जाता है तो भी उसे पी सकते हैं, क्योंकि वो लघु हो जाता है, हल्का हो जाता है, डाइजेशन में उससे आराम मिलता है। और जैसा कि हम लोग के यहाँ चाय और कॉफी की बात होती है, चाय और कॉफी हमारे आयुर्वेद में कहीं भी चाय और कॉफी का वर्णन नहीं है। हम चाय पीते हैं, चाय को एक ही चाय को बार बार गर्म करके पीते हैं, चाय को ढक के पकाते हैं। इस तरह से हमें कभी भी चाय को नहीं पीना है या नहीं बनाना है। चाय की जगह सुबह के टाइम में अगर हम काढ़े का प्रयोग करेंगे तो ज्यादा उपयोगी होगा। काढ़े में दालचीनी, काली मिर्च, तुलसी पत्र और गिलोय चूर्ण, इस तरह की चीजों का प्रयोग करेंगे जो कि हमारे किचन में ही अवेलेबल है। और उसके साथ साथ हमें घर में धूपन कम करना है। कपूर सबके ही घर में होता है, कपूर से हमें घर में धूपन करना है। कपूर का, नीम के पत्तों का पाउडर बना के उनसे धूपन कम करना है, घर की क्लीनिंग करनी है। गोल्डन मिल्क की अगर बात आती है तो रात में सोते समय एक बार गोल्डन मिल्क हमें जरूर लेना है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको फीवर हो रही है, जुकाम है, तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि आप बहुत ही लाइट फूड लें और या तो उसे लंघन से ठीक करें। लंघन होता है आयुर्वेद में खाली पेट रहना। अगर हम खाली पेट नहीं भी रह सकते हैं तो हमें बहुत ही लाइट डाइट पे जाना है, जैसे कि खिचड़ी या दलिया। इस तरह से हम आयुर्वेद का यूज कर सकते हैं लॉकडाउन के टाइम में। थैंक यू डॉक्टर साक्षी। जी अमित अवस्थी जी की तरफ से एक और क्वेश्चन आ रहा है। मैं चाहूंगी हमारे एक्सपर्ट इसका आंसर दे कि कौन सा योगा हम नेजल ब्लॉकेज में, साइनोसाइटिस में हम कौन सा योगा करें घर में इस लॉकडाउन की सिचुएशन में। मैं चाहूंगी मेरे आयुर्वेदा एक्सपर्ट आंसर दें कि कौन सा योगा का पोज हम करें। अमित जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर नेजल ब्लॉकेज है या साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है तो उसमें हमारा प्राणायाम, जिसे हम कपालभाति और अनुलोम विलोम कहेंगे, इन दोनों पे फोकस करना है। और एक जल नेति की एक प्रोसीजर है, आप नेट पे देखेंगे वो भी मिलेगा। पर डिपेंड करता है कि जिसको साइनोसाइटिस या नेजल ब्लॉकेज की प्रॉब्लम है उसकी एज क्या है। कई सारे हमारे योग या प्राणायाम ऐसे हैं जो एज पे डिपेंड करते हैं। तो अगर आप मुझे एज बताएंगे तो शायद मैं आपको ज्यादा क्लियर आंसर दे पाऊंगी। थैंक यू। जी डॉक्टर प्राची, हम आपसे जानेंगे कि क्या ऐसे रूटीन एलिमेंट्स हो, क्या हम डेली हम लोग किन चीजों का यूज करें इस लॉकडाउन की सिचुएशन में जिससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो, उसके बारे में प्लीज हमें हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए डॉक्टर प्राची। मैंने अभी ही बताया था कि काढ़े का प्रयोग करना है, गोल्डन मिल्क का प्रयोग करना है, गर्म पानी यूज करना है। और एक मैं ये चीज बताना चाहूंगी, केवल च्यवनप्राश ऐसा रसायन नहीं है जिसको हम यूज कर सकते हैं। आजकल मैंने अभी मार्केट में पता किया च्यवनप्राश की बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रही है, तो च्यवनप्राश की जगह अगस्त्य हरित की, चित्रक हरित की, ब्रह्म रसायन, ऐसे बहुत सारे रसायन हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं।
उनके साथ साथ हमें वासा वासा आपने सुना होगा, वासा का पत्र, उसका काढ़ा बना के पीना है। गिलोय, किसी को भी अगर फीवर है तो गिलोय का काढ़ा बना के पीना है आपको। और बहुत ज्यादा हाइपर नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। पहले अपनी क्या क्या साइन सिम्टम आ रहे हैं उन्हें थोड़े टाइम तक चेक करना है। उसके बाद और अगर किसी को और ज्यादा प्रॉब्लम है तो मैं बताऊंगी टाइफाइड जैसे अगर लक्षण आ रहे हैं तो आपको पपीते के पत्ते का, आपने देखा होगा डेंगू में भी पपीते के पत्ते का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया गया है। थैंक यू डॉक्टर जी हमारे नेक्स्ट व्यूअर जो हैं वो हरपाल सिंह वेशाली जी गाजियाबाद से, वो एक क्वेश्चन आ रहा है उनकी तरफ से कि घर पे रह के इस लॉकडाउन की सिचुएशन में हर कोई शेफ बना है, कुछ ना कुछ बना के खा रहे हैं, मैदा खा रहे हैं, केक खा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हमारा क्वेश्चन है कि उस सिचुएशन में पेट खराब हो जाए तो उसके लिए कुछ उपाय बताइए, प्लस गले में अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए भी कुछ उपाय बताइए। हाँ, आजकल बहुत ट्रेंड चला हुआ है स्टेटस लगाना अलग अलग डिशेस का, तो प्रॉपर कुकिंग मेथड तो यूज नहीं होता है, तो अल्टीमेटली वो आपको डाइजेशन को ही खराब करता है, कॉन्स्टिपेट करता है आपके बाउल को। तो इसके लिए सिंपल सा है, रात में अगर आप गोल्डन मिल्क ले रहे हो, लेना भी चाहिए, तो उसमें बस 1 चम्मच गाय का घी और मिला लीजिए, वो कॉन्स्टिपेशन आपका एकदम ठीक कर देगा। आप आंवला लीजिए, आंवला कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है। आंवला नहीं है तो उससे अच्छा गो टू रेमेडी फॉर कॉन्स्टिपेशन इज त्रिफला, 1 TSF ऑफ त्रिफला विद वार्म वाटर रात में सोते वक्त, तो ये कॉन्स्टिपेशन आपका एकदम ठीक कर देगा। साथ साथ गले की प्रॉब्लम होगी ही सही, क्योंकि एक तो सीजन चेंज हो रहा है, कुछ माहौल एनवायरनमेंट ऐसा हो चुका है कि थोड़ा इरिटेशन होगा, थ्रोट इरिटेशन, तो आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ 1 गिलास गर्म पानी में कुछ जिंजर को श्रेड करके, 1/2 TSF जिंजर श्रेड करके उसमें मिलाकर आप उसको पी सकते हैं। उससे भी पहले आपको गर्म पानी में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर या तो गागल्स करिए या फिर उसको आप एज इट इज पी लीजिए, तो आपके लिए ये काफी सूदिंग होगा। और बिलीव मी, मैं खुद भी ट्राई कर रही हूँ, च्यवनप्राश इज अ वेरी वेरी गुड रेमेडी फॉर थ्रोट इरिटेशन। विद इन मिनट्स, यू कैन जस्ट इन अ डे, वो आपके थ्रोट इरिटेशन को एकदम ठीक कर देगा। तो आप कोई भी ब्रांड का च्यवनप्राश यूज कर लीजिए, बिकॉज च्यवनप्राश इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव मेडिसिन फॉर थ्रोट इरिटेशन, फॉर रेस्पिरेटरी इरिटेशंस, तो आप वो कर सकते हैं। थैंक यू। जी मैं रमीता जी के पास वापस जाना चाहूंगी। रमीता जी प्लीज, आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमारे एक्सपर्ट पैनल से प्लीज आप पूछ सकते हैं, कुछ भी हेल्थ रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो। रमीता जी। या थैंक यू सो मच मैम, छोटे छोटे बहुत सारे सवाल हैं, कई तो साथ ही साथ आंसर भी हो गए। थैंक यू अबाउट द टी, मुझे सबसे पहले यही पूछना था कि चाय सच में जहर है, जो आपने बता दिया कि हाँ ये कहीं मेंशन ही नहीं है। मैं ये पूछना चाहूँगी मैम, क्या ऐसे समय में इट इज़ एडवाइजेबल टू हैव ड्राई फ्रूट्स, क्या हमें ड्राई फ्रूट्स लेने चाहिए इस मौसम में अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि हम लोग अक्सर तरबूज, वाटरमेलन को है वो काट कर रखते हैं फ्रिज में और ठंडा करने के बाद खाते हैं, तो ये कितने टाइम तक रखना चाहिए या काट के रखना चाहिए या नहीं? छोटे छोटे 2-3 सवाल और हैं। इज़ बनाना अ नॉट गुड फ्रूट ड्यूरिंग कॉफ? कहते हैं कि खांसी के टाइम पे केला नहीं खाना चाहिए, क्या इसमें कोई तथ्य है? और चौथा लास्ट ये है कि अगर हमारे पास विटामिन सी का नेचुरल सोर्स ना हो तो ऑल्टरनेट मेडिसिन लेना ठीक रहेगा? सो 4 ऑफ देम। जी मैं अपने एक्सपर्ट से जाऊंगी, 1 बाय 1 क्वेश्चन का जवाब देते रहे। पहला क्वेश्चन ये है मैम का कि जो हमारा वाटरमेलन है वो क्या हम फ्रिज में रख के ठंडा करके उसको खा सकते हैं? काट के रखने के बाद? जी काट के रख के। मैम मैं ये क्वेश्चन बोलना, इसका आंसर देना चाहूंगी, क्या जरूरी है उसको काट के रखना और ठंडा करके खाना? यही तो हैबिट है जो हमें चेंज करनी है। नो डाउट, काटने के बाद हर चीज ऑक्सीजन के उसमें आती है और वो ऑक्सीडाइज होती है, कुछ अपने कलर को शो करती है, कलर चेंज से शो होती है, लेकिन अवॉइड करना चाहिए कि हम अपने फ्रूट्स को काट के फ्रिज में एटलीस्ट उसको रेफ्रिजरेट ना करें, क्योंकि एसी एंड फ्रिज these are the main culprits for most of the disorders, skin disorders I should mention. तो अगर possible है तो उसको आप freshly काट लीजिए। if you want to consume more time, if you don't want to waste your time, तो आप उसको within 1 hour खा लीजिए, not more than this, क्योंकि वो oxidize होता है। every fruit get oxidized, ऑक्सीजन के उसमें आएगा, संपर्क में आएगा तो ऑक्सीडाइज होगा। तो कोशिश करिए कि उसको फ्रेशली काट के
फ्रेशली ले लीजिए। What are your other questions? मैं skip ड्राई फ्रूट इज अ गुड ऑप्शन, ड्राई फ्रूट्स लेना चाहिए स्पेशली कोविड के टाइम पर। Yes, ma'am. Dry fruits are a very good source of proteins. No doubt वो काफी हैवी होते हैं टू डाइजेस्ट करने में, लेकिन एट द सेम टाइम आपको अपना लाइफस्टाइल मैनेज करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। एंड ड्राई फ्रूट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो वो उसमें बेसिकली आलमंड्स एंड वॉलनट वो लेने चाहिए। इम्यून सिस्टम तो बूस्ट अप करते ही हैं और साथ में आपको काफी न्यूट्रिशियस भी है। At the same time, you should also involve in the physical activity like brisk walking or the many exercises that has been told by Dr. Prachi. Thank you, ma'am. एंड शुड वी ईट बनाना ड्यूरिंग कॉफ? खांसी के टाइम पे बनाना मना करा जाता है, मतलब सुनने में आया है, ये इसमें सच Yes. है कुछ? एक्चुअली मैम हम भी अवॉइड करते हैं बनाना को ड्यूरिंग कॉफ एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, क्योंकि आयुर्वेद में बनाना को बहुत हैवी माना गया है जिसकी वजह से वो ऑब्स्ट्रक्शन करता है, ब्लॉकेजेस करता है। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में कॉफ के टाइम पर या नेजल ब्लॉकेज के टाइम पर डेफिनेटली बनाना शुड बी अवॉइडेड। कुछ भी ठंडी चीज या कुछ भी ऐसी भारी चीज जो कि आगे जाके कॉन्स्टिपेशन करे वो आपको अवॉइड करनी है इन केस ऑफ द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। जी मैं अपने की एक्सपर्ट डॉक्टर वीपी सिंह सर से कुछ जानना चाहूंगी कि सर इसमें आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे? एलोपैथिक साइंस इसमें क्या कहती है? नहीं, देखिए एलोपैथी में प्रिवेंटिव मेडिसिन का रोल बड़ा लिमिटेड है। हमारे जो है ट्रीटमेंट पे ज़्यादा फोकस है एलोपैथिक मेडिसिन का, प्रिवेंशन पे नहीं। और जो प्रिवेंशन है जो हमारी को पढ़ाया गया है वो सब लाइफ स्टाइल रिलेटेड है, उसका आयुर्वेद में ज़्यादा विस्तृत वर्णन है। अब जैसे अभी बात कर रहे थे कि ड्राई फ्रूट्स, बिल्कुल इट इज़ अ गुड सोर्स, क्योंकि आजकल दिक्कत क्या आ रही है, लॉकडाउन में आपको फ्रेश ना तो फ्रूट मिल रहा है और ना वेजिटेबल मिल रहा है, क्योंकि फूड आपका जो सप्लाई चेन है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो उसकी क्वालिटी भी बड़ी क्वेश्चन मार्क है कि आप उसको, अच्छा फिर जो आपका सप्लायर है वो कितनी हाइजीन मेंटेन कर रहा है। अब तरीके के वीडियो भ्रामक हैं, सही हैं, उसका कहा नहीं जा सकता कि चल रहा है कि साहब कोई थूक रहा है, कोई उनको ये मतलब ये मैं उसका कोई वो नहीं कर रहा, पर आपका कुछ इसमें पता नहीं है कि क्या सच है और क्या ठीक नहीं है। तो ड्राई फ्रूट क्या है कि आप एक तो उसको स्टोर कर लिया आपने, काफी समय तक उसको खा सकते हैं। और जो सेकंड बेस्ट फूड आफ्टर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है वो ड्राई फ्रूट्स ही है। उसमें आपको प्रोटीन भी मिलता है, आपको विटामिन भी मिलता है, आपको सब कुछ मिलता है, और उसको आप एक लिमिटेड क्वांटिटी में खाइए। फिर आती है बात हमारा, जैसे चाय की बात है या कॉफी, तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में चाय कॉफी का जिक्र नहीं मिलता। जैसे अभी मैं पी रहा था तो ये चाय है, इट इज ग्रीन टी। आप ग्रीन टी पीजिए, क्योंकि केवल उबला हुआ गर्म पानी या गुनगुना पानी पूरे दिन पीता रहना आसान नहीं है, बोर हो जाते हैं आप। तो आप ग्रीन टी के डिफरेंट फ्लेवर ले लीजिए एंड ट्राई। आपको कॉफी पीनी है तो आप ब्लैक कॉफी पीजिए, पी सकते हैं। तो और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपना इससे बचाव पूरा रखिए, डरिए भी मत, और साथ के साथ अपना लाइफ स्टाइल बेहतर करते चले जाइए। और उसको ये नहीं है कि आपको अभी कोरोना के टाइम में करना है, वो आपको लाइफ लॉन्ग फिर उसको अपनाना चाहिए, तो आप निरोग रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। जी हमारा अगला सवाल आया है हमारे ऑडियंस की तरफ से। के शुक्ला जी जो लखनऊ से है, वो पूछना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से कि डायबिटीज ब्लड शुगर ना बढ़ जाए, हम इसमें कौन सा काढ़ा का यूज करें, घर पे ऐसा कौन सा काढ़ा बनाए इस लॉकडाउन के टाइम पे जिससे उनका ब्लड शुगर जो है वो नॉर्मल रहे। तो मैं अपने एक्सपर्ट से ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। सर मैं आपको बताना चाहूंगी कि डायबिटीज में हमें किसी भी ऐसी मीठी चीज का प्रयोग नहीं करना है, कोई भी ऐसी ड्रग नहीं लेनी है जो कि स्वीट है। तो आपको मैं आपके किचन में से बताऊंगी, काली मिर्च, दालचीनी, तुलसी, सब्जियां ही होती है, तुलसी पत्र का प्रयोग करना है, और उसमें जिंजर, अदरक, इनको मिला के आपको काढ़ा बनाना है। और काढ़ा बनाने के लिए आपको, अगर आप जितना भी पानी, अगर आप 1 गिलास भी पानी ले रहे हैं तो काढ़े को हमेशा बिना ढके बनाइएगा, कभी भी काढ़े को ढक के मत बनाइएगा। और काढ़ा तब तक उबालना है जब तक वो 1/4, अगर आपने 1 गिलास लिया है और वो 1/4 बचे, उसके बाद हमको छान के पीना है। और मेन फोकस करना है काढ़े को कभी भी ढक के। कई बार क्या करते हैं हम लोग, एकदम तेज
आंच पे, तेज गैस पे जल्दी के चक्कर में उसे ढक के पकाते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना जितने भी काढ़े में गुड़ थे वो सब कुछ बदल जाएगा और वो इफेक्ट की जगह साइड इफेक्ट करेगा बॉडी को। थैंक यू डॉक्टर साक्षी। जी बिल्कुल, अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8448797705। आप इस पे कॉल करके हमारे एक्सपर्ट से कोई भी सवाल का जवाब जान सकते हैं। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर स्निग्धा से हम जानेंगे कि जो भी मिथ्स हैं हमारे अभी कोविड को लेकर, जो भी मिथ्स हैं लोगों में, तो कि वो क्या उनके बारे में उन लोग क्या कहना चाहेंगे। जैसे सब लोग कह रहे हैं या मैसेजेस फॉरवर्ड हो रहे हैं कि सनलाइट में बैठने से या फिर गर्मियां आने से ये कोविड-19 जो है खत्म हो जाएगा। तो मैम ये इसके बारे में थोड़ा बताएं हमें। जी डॉक्टर स्निग्धा, आपको मेरी आवाज आ रही है? या कोविड-19 जो है फ्रॉम द एविडेंस सो फार ये हर एरिया में फैला है, चाहे 165 कंट्रीज से ज्यादा ये अभी तक फैल चुका है, एंड इंक्लूडिंग ऑल द एरियाज विद हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गर्म वेदर में ये नहीं होगा। हमारी बॉडी का टेम्परेचर उतना ही रहता है 37 डिग्री सेल्सियस रिगार्डलेस ऑफ द एक्सटर्नल टेम्परेचर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये हाई टेम्परेचर में नहीं होगा। मैम एक और मिथ है कि ये जो है एल्डरली लोगों को ही इन्फेक्ट कर रहा है वायरस, बाकी एज ग्रुप से इससे बचे हैं, सिर्फ एल्डरली को हो रहा है। तो मैम ये भी एक मिथ है लोगों में? इसलिए है क्योंकि एल्डरलीज में हमारी इम्यूनिटी थोड़ी लो हो जाती है, दे आर विद प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस। एल्डरलीज में डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, एस्थमा है, इस वजह से ये बोलते हैं कि एल्डरलीज आर मोर वल्नरेबल टू दिस। दे कैन, अगर उनको इन्फेक्शन होता है तो वो सीवियरली इल हो सकते हैं। हो तो ये सबको रहा है, यू कोरोना वायरस कैन इफेक्ट एनीवन, लेकिन अगर एल्डरलीज को होता है तो दे कैन बिकम सीवियरली इल। तो इसलिए आज जो बड़े लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं तो आजकल उनको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो लोग इन्फेक्शन जल्दी कैच भी कर सकते हैं। ओके मैम, क्योंकि वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं इसीलिए वो जल्दी इन्फेक्शन कैच करेंगे। एग्जैक्टली मैम, हम एक और बात जानना चाहेंगे। सब लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 डेज है, कुछ कह रहे हैं 5 डेज है। तो मैम एग्जैक्टली क्या है, और इंक्यूबेशन पीरियड में क्या सिम्टम लेस रहता है पेशेंट, तो उसमें हम कैसे जान पाएंगे, और क्या क्या हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स करेंगे इस पीरियड में? इंक्यूबेशन पीरियड होता है जब वायरस आपकी बॉडी में एंटर होता है, एंड जब आप सिम्टम्स स्टार्ट you start showing symptoms, that is the incubation period। तो ये symptoms 2 to 14 days में appear होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए कुछ लोगों को, मोस्टली लोगों को 5 दिन से पहले ही symptoms आने शुरू हो जाते हैं। उसमें symptoms में वही ट्रबल ब्रीदिंग, persistent पेन रहता है चेस्ट में, और जो भी साइंस है आपकी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, एवरीथिंग, ये सब आपको symptoms 5 दिन के अंदर आ जाते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड आप इसका वैसे 2 to 14 days मानिए। 14 दिन तक सबको सिम्टम्स आ जाते हैं, दे आर इन्फेक्टेड। एंड लेकिन आजकल ये चल रहा है कि बहुत सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक भी हैं, हु आर पॉजिटिव। वी आर नॉट इवन टेस्टिंग एवरीवन। तो 2/3 केसेस इसके एसिम्प्टोमेटिक भी हैं, तो उसकी, लेकिन वो लोग दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज 2 दिन जब तक सिम्टम्स नहीं आते उसके 2 दिन पहले से ही आप लोग उसको फैला सकते हैं। अगर आपको वायरस है, इट्स नॉट अ रूल, बट 2 दिन पहले से ही आप उसको स्प्रेड कर सकते हैं। आपकी ड्रॉपलेट्स में वो इन्फेक्शन आता है तो आप दूसरों को स्प्रेड कर सकते हैं। जी मैं अपने की एक्सपर्ट डॉक्टर वीपी सिंह सर से जानना चाहूंगी। सर, ये मास्क के बारे में कह रहे हैं कि N95 मास्क ही उपयोगी है, बाकी मास्क वर्क नहीं करेंगे इस वायरस के अगेंस्ट। तो सर मास्क का क्या कॉन्सेप्ट है? मास्क क्या रीयूज कर सकते हैं? क्या सिर्फ मास्क लगा के गए बाहर और धूप में रख दिया तो क्या वो वापस से हम लोग रीयूज कर पाएंगे? तो सर इसके बारे में कुछ बताइए हमारे व्यूअर्स को। देखिए, मास्क के बारे में बहुत सारी चीजें चल रही हैं और मेरे को लग रहा है कि सबसे ज्यादा डिस्कशन जो है वो मास्क पे ही हो रहा है। जहां तक N95 की बात है, पहले इसको लोग पॉल्यूशन में यूज करते थे, आपने देखा होगा, इंडस्ट्रीज में करते थे। इसमें क्या होता है, एक फिल्टर लगा होता है, एक इनलेट होता है और बहुत समय एक आउटलेट होता है कि जिधर से हवा अंदर आएगी और एक तरफ से बाहर जाएगी। ठीक, तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि आप केवल N95 ही इस्तेमाल करें।
आप जो है अपने रुमाल से बना सकते हैं, आप कपड़े का बना सकते हैं, आप जो नॉर्मल सर्जिकल मास्क है 3 लेयर वो आप लगा सकते हैं। तो ये एक बैरियर का काम करता है, ठीक है। अब जैसे आप कहते हैं धूप में रख दें तो डिसइंफेक्ट हो जाएगा, नहीं, ये काम ना करें, ये एडवाइजेबल नहीं है। इसको जब एक जो सिंक बहुत सारे जैसे N95 तो मल्टीपल यूज है, उसको आप ज्यादा समय तक कर सकते हैं। जो सर्जिकल मास्क है वो सिंगल यूज है कि आपने सुबह से शाम तक इस्तेमाल किया, फिर आप उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, अगले दिन दूसरा लगाइए। तो मास्क पे इतना जितना लोग N95 और ये कर रहे हैं, तो N95 की कॉस्ट बहुत हो गई है। कोई हमने देखा 700 रुपये 800 रुपये तक का मिल रहा है, कोई जरूरत नहीं है। आप अपने रुमाल का मास्क बना लें, उसमें 2 रबर बैंड लगा लें, वो बन जाएगा। आप घर पे तैयार कर लें 3 लेयर मास्क, तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं। जी मैं डॉक्टर स्निग्धा मैम आपसे जानना चाहेंगे कि कोविड-19 का जो स्प्रेड है, क्या कॉइन से, बैंक नोट से भी ये स्प्रेड हो रहा है क्या? ये जो वायरस है ये हार्ड सरफेसेस पे ज़्यादा देर तक रहता है रादर देन ऑन पोरस सरफेसेस, इसलिए कहते हैं कि चाइना में इसीलिए कॉइन्स और बैंक नोट्स पर वो लगाया है, बिकॉज ये हार्ड सरफेसेस पे रहता है, इसलिए रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हैं, अगर इन्फेक्टेड पर्सन से उस पर गिरे हैं तो वो कंटामिनेट करेंगे उसको और वो सरफेस पे बहुत देर तक रह भी सकते हैं। इसलिए इसका यही तरीका है कि फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करें। अगर आप कोई भी बाहर से नोट या फिर कॉइन्स को हाथ लगा रहे हैं तो आप हैंड वॉशिंग करें, वही इंपॉर्टेंट है। जी एक और हमारे व्यूअर क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। सुनीता जी पूछ रही है कि जो ये मास्क है ये कितने टाइम के बाद चेंज करना है, ये कितने टाइम तक यानी कि अगर हम कोई कपड़े का भी मास्क लगा कर गए हैं बाहर तो कितनी देर के बाद या फिर कितने पीरियड तक वो सेफ रहेगा? तो सर इसके बारे में कुछ बताइए डॉक्टर वीपी सिंह सर। एक मास्क को आप एक दिन यूज करें 8 to 10 आवर्स, आप बाहर गए तब भी उसको अंदर लगा के आए तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप सुबह से उसको शाम तक इस्तेमाल कर लें तो फिर उसको आप डिस्कार्ड कर दें। जो कपड़े का मास्क है उसका फायदा ये है कि आप उसको धो के फिर सुखा के रीयूज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे सर्जिकल मास्क हैं वो सिंगल यूज के लिए होते हैं। जी सर, उसका तरीका क्या रहेगा? मास्क उतारने का क्या तरीका रहेगा? हम किस तरीके से मास्क जो है, अगर कोई बाय चांस कोई वायरस से इन्फेक्टेड है, किसी उसके कांटेक्ट में आया है वायरस, तो मास्क को किस तरह हम लोग उतारे, कहाँ टच ना करें और क्या उसका तरीका रहेगा सर? देखिए, मास्क का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मास्क का लगाना और मास्क का डिस्पोजल। अगर आप इन्फेक्टेड हैं, आपको पता नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक है, आपने मास्क यूज किया और उसको डस्टबिन में डाल दिया और फिर वो डस्टबिन से जो आपका म्यूनिसिपैलिटी वाले आए वो उसको ले गए उठा के, तो वो एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बन जाएगा। तो इसलिए कि आप एक किसी भी प्लास्टिक के उस बर्तन में सोप वाटर का सॉल्यूशन बना के रखें या आपका क्लोरीन का ब्लीचिंग पाउडर से उसको बना के रखें। आप अपने मास्क को लें और पहले उसमें डाल दें, उसको पूरे आप जो है पड़े रहने दीजिए, अगले दिन उसको निकाल के और आप तब डस्टबिन में प्रॉपर्ली उसको कर दीजिए डेस्ट्रॉय। जी सर, हम जानना चाहेंगे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि क्लोरोक्विनीन जो है हम घर पे ले ले या फिर केमिस्ट से ऑर्डर करके घर पे रख ले तो हम लोग उससे बच पाएंगे, तो सर इसमें क्लोरोक्विनीन का क्या रोल है? देखिए, क्लोरोक्विन का ये है कि अभी कुछ स्टडीज आई हैं जिसमें कहा गया है कि ये फ्रंट लाइन वर्कर के लिए है। फ्रंट लाइन मतलब जो मेडिकल पर्सनल्स हैं जो कि कोविड वायरस के पेशेंट के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो उनमें इसका रोल है, लेकिन इसका प्रिवेंशन में कोई रोल नहीं है। इसको प्रिवेंशन में नहीं रहना चाहिए। ये कार्डियोटॉक्सिक भी होती है, या आपकी ऑप्टिक नर्व जो आंख की होती है उसकी एट्रोफी कर सकती है, आदमी अंधा भी हो सकता है, आदमी को हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो इसको बिना मतलब विदाउट प्रॉपर सुपरवाइजेशन न लें। जी बिल्कुल, हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप प्लीज उस पे कॉल करके कोई भी मेडिकल एडवाइस ले सकते हैं। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ अपना नंबर 8448797705। आप कोई भी हमारे एक्सपर्ट से जान सकते हैं, कोई भी मेडिकल रिलेटेड आपकी क्वेरी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैम, एक और बात जानना चाहूंगी, ये जो आजकल प्लाज्मा का ट्रीटमेंट चल रहा है कि प्लाज्मा से पेशेंट ठीक हो रहे हैं, कोविड पेशेंट अगर अपना ब्लड डोनेट करता है, तो मैम इस कॉन्टेक्स्ट में आपका क्या कहना रहेगा?
Over to you, Dr. VP Singh sir. अच्छा, ये जो प्लाज्मा का है ये अभी आया है कुछ दिन से कि प्लाज्मा थेरेपी में होता क्या है कि जब कोई पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ कोविड का फॉर एग्जांपल, और जब वो ठीक हो गया और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया तो उसका ब्लड ले लेते हैं, वो ब्लड डोनेट कर देता है। फिर उस ब्लड से हम प्लाज्मा सेपरेट करते हैं, बाकी सेल अलग करते हैं, फिर उसकी टेस्टिंग करते हैं अदर डिजीजेस के लिए भी कि कहीं उसमें मलेरिया तो नहीं है, HIV तो नहीं है, हेपेटाइटिस C तो नहीं है, और या हेपेटाइटिस B तो नहीं है। और वो जो एंटीबॉडीज हैं वो डिजीज्ड पेशेंट में जिनमें बहुत ज्यादा सीवियर सिम्टम है उनमें ट्रांसफ्यूज कर दी जाती है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो वायरस से लड़ने की शक्ति है वो एंटीबॉडीज में है। या तो आप आदमी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करें वैक्सीनेशन से, वो वैक्सीन है नहीं, तो जो आदमी इन्फेक्ट हुआ उसके अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गई, उसको हमने लेके और दूसरे में उसकी एंटीबॉडीज दे दी, इसको बोलते हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन समझिए आप इसको। तो वो जो उसको जो इन्फेक्शन है उसके खिलाफ ये एंटीबॉडीज काम करेंगी, पर इसका कितना रोल है अभी ऐसा डेफिनेट नहीं है, और ये कितने समय तक काम करेगा, क्योंकि जो हमारा वैक्सीनेशन से एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं वो तो हो जाती हैं, टारगेट सेल में हो जाती हैं, लाइफ लॉन्ग हो जाती हैं, पर ये आप किसी और की एंटीबॉडीज किसी डिजीज पेशेंट में डाल रहे हैं तो कितनी देर तक इफेक्टिव रहेगा, कितनी देर तक लड़ेगा, ये अभी सर्टेन नहीं है, तो ट्रायल में है, कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं। जी हाँ, हम एक और क्वेश्चन का आंसर जानना चाहेंगे कि हम इस टाइम में अपनी ग्रोसरी शॉपिंग जो हमारी डेली की रिक्वायरमेंट नीड्स है, वेजिटेबल्स फ्रूट्स, उसको किस तरह से हम लोग उसको प्रिवेंट करें, और हमें क्योंकि अभी वेजिटेबल फ्रूट्स जरूरी है, सोचता है हमारी इम्यूनिटी इस टाइम पे पैंडेमिक में बनी रहे, तो सर उसके लिए आप क्या बताएंगे कि उसको कैसे वॉशिंग, उसका क्या प्रोसीजर रहेगा? देखिए, पहले तो आप डेली शॉपिंग ना करें, ये इमरजेंसी का टाइम है, आप अपनी जो भी शॉपिंग करें वो कम से कम हफ्ता 10 दिन की एक बार में करके रख लें। आप फॉर एग्जांपल आप लेके आते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, अब आप उनको साफ करना है। पहली चीज मैं बता दूं, एक तो उसको सोप वाटर में न डालें, क्योंकि सोप वाटर में डालेंगे फ्रूट सरफेसेस, वेजिटेबल सरफेसेस पोरस होती हैं, आपका सोप वाटर उसके अंदर वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, वो आपको नुकसान करेगा। तो उसका बेस्ट होता है कि आप उसको लाएं और जो रनिंग वाटर है उसमें उसको 1-2 मिनट के लिए आप साफ कर दें, या जो भी आप फ्रूट वेजिटेबल लाए हैं उसको बाहर रखा रहने दें, थोड़ा सूरज सनलाइट में रख दें तो उससे कम हो जाएगा, लेकिन उसको कम से कम रनिंग वाटर में 1-2 मिनट जरूर साफ करें। दूसरा आप क्या कर सकते हैं कि एक बड़े से यूटेंसिल में, बड़े से उसमें आप पानी लें, उसमें थोड़ा सॉल्ट डाल दें और उसमें आधा घंटे के लिए उनको वेजिटेबल्स को डिप कर दें, फिर उनको 1 मिनट आप रनिंग वाटर में धो दें। और ये सब काम आपको अपने फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग के बाद ही करना है। आप वेजिटेबल्स को हाथ लगाने से पहले अपना हाथ धोएं, उनको साफ करने के बाद धोएं, फिर उनको जब रनिंग वाटर से साफ करते हैं तब धोएं। जी मैं रमीता जी से पूछना चाहूंगी कि मैम कोई क्वेश्चन है तो हमारे एक्सपर्ट पैनल से आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो, हेल्थ रिलेटेड मेडिकल क्वेरी हो। ओवर टू यू रमीता जी। थैंक यू सो मच मैम, आपने अभी मेरा एक बहुत मेजर सवाल पूछ लिया अबाउट वॉशिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वही चीज़ आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हमें रोज़ शॉपिंग नहीं करनी है, एक ही बार करके अंदर रख लें। और मैंने ये भी सुना है कि अगर हम कुछ ग्रोसरीज बाहर से लाते हैं तो कुछ समय तक हम उसको ना ही छुएं, वैसे ही छोड़ दें 6-8 घंटे के लिए, और उसके बाद उसको क्लीन करके अंदर रखें तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब तो मुझे मिल ही गए हैं, बिना पूछे भी मिल गए हैं काफ़ी, तो एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द ऑडियंसेस हु बीन पुटिंग इन सो मेनी गुड क्वेश्चंस। एक सवाल रह गया था कि विटामिन सी अगर हमें नेचुरल सोर्स ना मिले तो इज इट ऑलराइट टू हैव अ मेडिसिन? या आप लोग विटामिन सी आप ले सकते हैं, 500 mg BD ले सकते हैं सुबह शाम, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड डिनर, विच इज़ वेरी गुड। और साथ में अगर जिंक कॉम्बिनेशन लेना है तो फास्ट एंड अप की कैप्सूल्स आते हैं, आप वो ले सकते हैं रोज एक टैबलेट। मेरे तो बहुत सारे सवालों के जवाब मुझे कई तो बिना पूछे मिल गए और कई पूछ के मिल गए। आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस एंटायर पैनल
for giving such a nice and elaborate answers on everything, especially about yoga, about food, about good practices. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप लोगों ने आयुर्वेद को जो हम लोग बिल्कुल शायद इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस से नहीं सुनते थे, आज मुझे लगता है कि इसके बाद से मैं अपने एक रेगुलर फीचर में डाल दूंगी कि इनके बारे में पढ़ें. आई एम वेरी थैंकफुल टू द एंटायर पैनल. आई डोंट थिंक आई हैव वेरी मोर क्वेश्चंस, और अगर आएंगे तो मैं सुन ही रही हूँ. जी, एक और क्वेश्चन है, मैं एक्सपर्ट से पूछना चाहूंगी, ये जो थर्मल स्कैनर्स हैं तो ये कितने इफेक्टिव हैं, मतलब आर दे इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग कोविड-19? या सो एक्चुअली फीवर इज अ वेरी गुड साइन. अगर हमारी बॉडी किसी भी चीज से रिएक्ट कर रही है तो हमें बुखार हो जाता है, तो इट्स अ क्विक वे टू स्क्रीन. बहुत सारी पॉपुलेशन को एक साथ स्क्रीन करने के लिए हम फीवर ही स्क्रीन कर सकते हैं. अगर किसी को भी इन्फेक्शन है तो हम फीवर अगर उसको है तो हमें पता चल जाएगा कि उसको इन्फेक्शन है. तो थर्मल स्कैनर्स आर वेरी गुड टू पिक अप पीपल विद ऑब्वियस फीवर्स. तो हाउएवर, लेकिन ये नहीं पता कर सकते हम कि उनको कोरोना वायरस है या नहीं, लेकिन अगर उनको इन्फेक्शन है और कोई भी सिम्टम है तो फीवर इज द फर्स्ट सिम्टम वी कैन सी. दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्कैन पीपल विद थ्रू थर्मल स्कैनर्स. जी, जी मैं अपने आयुर्वेदा एक्सपर्ट से जानना चाहूंगी कि आयुर्वेदिक एक क्विक टिप्स दे दीजिए कि आयुर्वेदिक ऐसे बूस्टर्स हमारे घर पर ही, हमारे किचन में जो चीजें अवेलेबल हो उनका हम यूज करें इस पैंडेमिक में. तो मैं अपने आयुर्वेदा एक्सपर्ट से चाहूंगी एक शॉर्ट में, एक क्विक हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कि इन इन चीजों का जो डेली रूटीन में हम यूज करें इस टाइम लॉकडाउन के टाइम में तो हमें वो बहुत फायदा देंगे. मेरे आयुर्वेदा एक्सपर्ट्स जो है हमारे साथ जुड़े हैं, प्लीज मैं चाहूंगी कुछ क्विक टिप्स जो है लॉकडाउन के टाइम में, इस पैंडेमिक के टाइम में कुछ एक दो क्विक टिप्स दे दे हमारे व्यूअर्स को, जिससे हम जिससे इस पैंडेमिक को ओवरकम करने में, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने में हमारे घर पर ही रखी हो वो चीजें और हम उनका यूज कर दे. एक शॉर्ट में मैं चाहूंगी कि वो बता दें. ओके डॉक्टर साक्षी, जैसे कि इस पूरे डिस्कशन में कई बार हमने इस बात को ऑलरेडी बोल ही चुके हैं, बट अगर सिर्फ कुछ पॉइंट्स में इसको समराइज करना है तो आप हल्दी का प्रयोग करिए, बार बार करिए, हर एक चीज में करिए, खाने में जरूरत से ज्यादा करिए. दूसरा, जो गोल्डन वाटर है, गोल्डन मिल्क का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप फॉलो करिए. दिन में कम से कम ये आयुष गाइडलाइंस में भी बताया गया है कि 150 ml मिल्क में जस्ट हाफ TSF ऑफ हल्दी पाउडर एट द टाइम ऑफ स्लीप आप लीजिए, वो बहुत इफेक्टिव है. सुबह में 150 ml ऑफ द ल्यूकवार्म वाटर विद हाफ TSF ऑफ हल्दी, उसको आप लीजिए, उसके साथ आप गार्गल्स करिए, क्योंकि टर्मरिक हैज अ वेरी एंटी वायरल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी. जितना हो सके मसालों को हमारे खाने में ऐड करिए, जिसमें आप अनियंस को, गार्लिक को, टर्मरिक को, धनिया पाउडर को इंक्लूड कर सकते हैं. साथ साथ खाने में आप लौंग जिसको कहते हैं वो भी काफी अच्छे एंटी इन्फेक्शियस है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं. इसके अलावा जो योगा प्राणायाम के बारे में जो स्पेसिफिक कुछ की पॉइंट्स डॉक्टर प्राची ने बताए हैं उसको करिए. इतना भी नहीं होता है तो कम से कम 45 मिनट्स एक ब्रिस्क वॉकिंग को दीजिए अपने घर के प्रीमाइसेस में ही. जस्ट इंडल्ज इन द फिजिकल एक्टिविटी इन फॉर्म्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग. थैंक यू. जी जी जी, थैंक यू डॉक्टर निकिता. अब हम जाएंगे अपने एक्सपर्ट डॉक्टर वीपी सिंह सर के पास. सर प्लीज आप कुछ क्विक टिप्स या कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को. देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि इम्यूनिटी आपको बढ़ानी है इस रोग से लड़ने के लिए और इससे बचाव करना है. और इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे जो अच्छा साधन है वो आयुर्वेद में ही उपलब्ध है. जैसा आप लोगों ने बतलाया, योगा करें, प्राणायाम करें, हेल्दी फूड खाएं, डिसिप्लिन लाइफ लीड करें. ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है. इसी के लिए नहीं, आपको अदरवाइज भी हेल्दी रखने के लिए, बाकी सब बीमारियों से लड़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है. और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो आप लोग ये कर रहे हैं, आयुर्वेद को प्रॉपरली प्रोपोगेट कर रहे हैं, ये अत्यंत आवश्यक है. क्योंकि जो मॉडर्न मेडिसिन है, जिसको आप एलोपैथ भी बोलते हैं, उसमें प्रिवेंशन पे कम रोल एम्फेसिस है, ट्रीटमेंट पे ज़्यादा है. तो ये बहुत अच्छा जो आपका आयुर्वेद वाली बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो करें.
जी जी, थैंक यू वीपी सिंह सर जी। मैं अब थैंक यू करना चाहूंगी अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए सर आपको। सर आपने अपना बहुत वैल्यूएबल टाइम दिया हमें, हमारे साथ जुड़े, हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी नॉलेजेबल बातें बताई, एडवाइसेस बताई, उनके मिथ्स क्लियर किए, तो मैं आपका बहुत थैंक यू करना चाहूंगी। और मैं अपने बाकी एक्सपर्ट जो हमारे पैनलिस्ट में हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका भी थैंक यू करना चाहूंगी। थैंक यू डॉक्टर स्निग्धा, आपने बहुत ही ब्यूटीफुली बताया कि कैसे हम लोग प्रिवेंट कर पाएंगे, कौन कौन सी एसेंशियल चीजें हैं जिसे हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना है। मैं डॉक्टर निकिता, डॉक्टर प्राची, डॉक्टर स्निग्धा मैम जो कि ईशान आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल के साथ जुड़े हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, मैं आपका भी थैंक यू करना चाहूंगी कि आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपने एक्सपर्ट एडवाइस किए, अपने व्यूज शेयर किए। रमीता जी जो कि लाइफ काउंसलर हैं, मैं आपका भी मैम थैंक यू करना चाहूंगी, आपने अपने क्वेश्चंस जो हैं जो कि सबके मन में चल रहे हैं अभी पैंडेमिक के टाइम में, वो पुट किए सो दैट हेल्प मिले हमारे व्यूअर्स को ये जानने में। तो आपका भी मैम मैं थैंक यू करना चाहूंगी। एंड मैं सबसे ज्यादा थैंक यू अपने दिल से करना चाहूंगी हमारे चेयरमैन ईशान आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल के डॉक्टर डीके गर्ग सर का, जिनकी गाइडेंस और सपोर्ट की वजह से हम लोग ये वेबिनार कर पाए। और मैं थैंक यू करना चाहूंगी जिनके साथ हमने एसोसिएट होके ये सेमिनार, ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया। मिस्टर माली जी जो है 10 न्यूज नेटवर्क के जो फाउंडर है, मैं उनका भी थैंक यू करना चाहूंगी कि वो उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपने व्यूज को व्यूअर्स तक पहुंचा पाए कि आयुर्वेद साइंस में क्या है प्लस एलोपैथ साइंस में क्या है। इसका हम लोग ने जो वेबिनार में सब एक्सपर्ट्स को लाके जो एक आउटकम निकल पाया, आई होप कि वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा हमारे व्यूअर्स के लिए, वो जान पाए होंगे इस पैंडेमिक को ओवरकम कैसे करना है। और मेरा लास्ट मैसेज यही रहेगा कि बी एट होम, बी सेफ और अपना पूरा ध्यान रखें, अपनी इम्यूनिटी का पूरा ध्यान रखें घर पे रह के, एंड स्टे हैप्पी। तो इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी जी, हमारा हेल्पलाइन नंबर जो है वो इज स्टिल ओपन, यू कैन आस्क अस एनी क्वेश्चन। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8448797705। ये हमारा नंबर है, ये हमारा 24/7 हेल्पलाइन नंबर है। आप कभी भी इस पे कॉल करके कंसल्टेशन ले सकते हैं, या फिर आप कोई भी हेल्थ रिलेटेड क्वेरी हो, इस टाइम पे नॉर्मल ओपीडीज भी वर्क नहीं कर रही हैं, तो आप इस पे कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं हमसे। तो इसी के साथ मैं आप सबको से थैंक यू कह के आई होप कि ये सेशन जो है बहुत नॉलेजेबल रहा होगा सबके लिए। थैंक्स टू ऑल, गुड डे। हम लोग मैं एक और अनाउंसमेंट करना चाहूंगी कि हम लोग फिर से वापस से जो है ऐसे वेबिनार ऑर्गेनाइज करता रहता है ईशान आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट, तो हम वापस से आपके साथ जुड़ेंगे। तो इसी के साथ मैं थैंक यू कहना चाहूंगी सबका।